अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने बहुत अच्छे से होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज जो हमने चैप्टर करना है वो है बेसिकली वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स रिगार्डिंग योर एमडी कैट। तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ें हम उसको हर एस्पेक्ट से कवर करें और हम उसको आसान बना सकें। और कोशिश यही होती है कि जब आप एक बार लेक्चर सुन लें तो लेक्चर सुनने के बाद आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी भी सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। आप जस्ट ये लेक्चर सुने और इस चैप्टर में से आने वाले किसी भी किस्म के एमसीक्यू को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। और बिल्कुल इस तरह मुमकिन है, अगर आप कीनली बहुत ध्यान से पूरा लेक्चर सुनते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कंप्लीटली तमाम एमसीक्यूज़ को आंसर कर सकते हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जाएँगे। तो आपने बहुत ध्यान से एक-एक बात नोट करनी है और सुननी है बिल्कुल गौर से, ताकि आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। बेसिकली क्योंकि हम सेकंड ईयर कवर कर रहे हैं पहले, तो इसके बाद हमारे जो सेकंड ईयर के चैप्टर्स रह जाएँगे उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन रह जाएगा, एक बायोटेक्नोलॉजी रह जाएगा, ये और एक एवोल्यूशन रह जाएगा। ये हमारे मेन चैप्टर्स रह जाएँगे। तो होपफुली 2-3 दिन के अंदर हम ये भी आप तक पहुँचाएँगे ताकि आप कंप्लीटली सेकंड ईयर को प्रिपेयर कर सकें। बस ये जो टाइम है इसमें आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि इतना कम टाइम है, मैं किस तरह से मैनेज करूँगी या मैं किस तरह से मैनेज करूँगा। आप बस ये लेक्चर गौर से सुनते जाएँ, इन्हीं के नोट्स बनाएँ तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकें। आपने एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है, आपने हैphazardly कोई भी काम नहीं करना, आपने परेशान नहीं होना, आपने पैनिक नहीं होना, एक प्लानर बनाएँ। अब ये सेकंड ईयर के लेक्चर्स विदिन 2 टू 3 डेज़ हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे 3 चैप्टर्स इसके बाद रह जाएँगे, जो कि एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी और नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जो कि अपलोड कर दिए जाएँगे नेक्स्ट वीक फर्स्ट 3 या 4 डेज़ में। तो आपको सेकंड ईयर का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जो आपने प्रिपेयर करना है। तो आपने बहुत स्मार्टली सेकंड ईयर के सारे लेक्चर्स वहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। मीनव्हाइल स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज़ आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स भी अपलोड हो जाएँगे। तो आप जो है होपफुली जुलाई में कंप्लीटली आपको कोर्स वर्क मिल जाएगा, आपके सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके होंगे। आपने उनको अच्छे तरीके से सुनना है और फिर इंशाल्लाह आपके लिए टेस्ट्स जो हैं वो हम लेकर आएँगे, जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। अच्छा, इसमें ना आपको 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक वेरिएशंस है और एक जेनेटिक्स है, सिंपली। अब पहले तो हम देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, क्योंकि उसी से हम वेरिएशन को भी समझ पाएँगे। जेनेटिक्स जो है ना वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो स्टडी है 2 चीज़ों का। इसमें ना हम 2 चीज़ें स्टडी करते हैं, एक जीन्स और दूसरा हम स्टडी करते हैं इसमें जीन्स का इनहेरिटेंस, ठीक है? एक हम जीन्स स्टडी करते हैं और दूसरा हम क्या स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है? अब जीन्स क्या है? तो जीन जो है ना वो बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। ये बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का, ठीक है? ये बेसिकली हमारे तमाम के तमाम ट्रेट्स को कंट्रोल करती हैं। हम जीन को देखते हैं कि वो बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ डीएनए। जो जीन है ना वो पार्ट ऑफ डीएनए है, ये डीएनए का एक पार्ट है। मोर ओवर हम इसकी और एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जीन्स अपने आप को किस तरह जाहिर करती हैं और वो एक्चुअली क्या है। तो पहली तो बात ये कि ये बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का और ये पार्ट है हमारे बेसिकली डीएनए का। अब आप ये देखिए कि जब एक जाइगोट बनता है तो उसमें क्या आता है, उसमें स्पर्म और एग की फ्यूजन से वो बनता है। और स्पर्म से बेसिकली जिस चीज का कंट्रीब्यूशन होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक्चुअली में कंडेंस्ड फॉर्म है, पैक्ड फॉर्म है डीएनए की। तो सिंपली हमारे पास जो चीज हमारे पेरेंट्स से हमें आई है ना वो डीएनए है। जब फ्यूजन हुआ है गैमीट्स का तो मेनली क्या चीज आई है? डीएनए। अब बेटे आप ये देखिए, डीएनए के सेगमेंट्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? जीन्स। और ये क्या कंट्रोल करती हैं? ये हमारे ट्रेट्स कंट्रोल करती हैं। ट्रेट्स क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आपने क्लैरिटी रखनी है
कि जीन बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का, ये डीएनए का बेसिक यूनिट है। डीएनए क्या है? डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। हमारे पेरेंट्स से हमें जो चीज ट्रांसफर हुई है एक्चुअली वो डीएनए है, जिसने हमारी सारी लाइफ एक्टिविटीज को प्रोग्राम करना है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जीन्स है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ये जीन्स जो कि पेरेंट्स से हमें आती हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ये जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर कैसे होती हैं। पहली बात ये कि जीन बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। हमारी लाइफ की, हमारी एक्टिविटीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में जीन्स की सूरत में मौजूद है। तो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से जो चीज ट्रांसफर होती है वो डीएनए है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मेनली कंट्रीब्यूशन किसकी हो रही होती है? एग और स्पर्म की तरफ से न्यूक्लियस की। बाकी साइटोप्लाज्म तो सिंपली आप कह लें कि न्यूट्रिएंट्स के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में है ना। जो प्रोग्रामिंग है हमारी लाइफ की वो किधर होती है? डीएनए में। तो सिंपली ये जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स है ना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में हमने ये चीज देखनी है कि जीन्स है क्या, और मेन जो चीज हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जीन्स का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कैसे होती हैं, ये चीजें हमने मेनली देखनी है इस चैप्टर में। अब देखिए, नॉर्मली यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले इंडिविजुअल्स पर करेंगे। अब बेटे आपको पता है कि जब आप देखें तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की। दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स, लेकिन वो आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की। मोर ओवर जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं? शो मार्क्ड डिफरेंसेस। वो मार्क्ड यानी वाज़ेहा डिफरेंसेस शो करते हैं, मार्क्ड डिफरेंसेस। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से भी और आपस में भी। जो बेसिकली ऑफस्प्रिंग्स होते हैं शो मार्क डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स में भी और अमंग देमसेल्व्स भी। उनके अंदर काफी ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? डिफरेंसेस। ठीक है, तो हम बेसिकली इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। तो हमने इस चैप्टर में यही दो बातें स्टडी करनी है कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है जीन्स का, और ये जो वेरिएशंस आती हैं मेनली ये वेरिएशंस कैसे आती हैं, हम ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो आपने माइंड बहुत क्लियर रखना है कि जेनेटिक्स जो है वो जीन्स और उनके इनहेरिटेंस की स्टडी है। जीन्स बेसिक यूनिट होती हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। और दूसरी बात ये कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी और आपस में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस शो करते हैं। तो इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। तो बेसिकली हमने क्या देखना है, अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस के मुताबिक। जो हमारा सिलेबस है ना, जब आप उसकी बात करेंगे तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने जीन का ही देखा, तो हमें पता होना चाहिए कि जीन क्या है। वी शुड नो अबाउट के अलील क्या है। हमें जीन क्या मालूम होना बहुत जरूरी है, हमें अलील का बहुत जरूरी है पता होना। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जीनोटाइप क्या है। हमें पता होना चाहिए कि फिनोटाइप किसको कहते हैं। तो कुछ ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकस क्या है, लोकस क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। ये सारी चीजें हम देखते हैं सिंपली। जब आप जीन की बात करते हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, वही हमने देख लिया। अब जीन एक्चुअली में अपने आप को किस तरह जाहिर करती है, वो अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफर करती है। तो सिंपली जो जीन होती है ना वो बेसिकली डीएनए पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि डिटरमिन करती है सीक्वेंस, विच डिटरमिन्स, जो कि बेसिकली डिटरमिन करती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन आ प्रोटीन, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन आ प्रोटीन।
जीन्स अपने आप को जाहिर कुछ इस तरह करती हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कोई जो प्रोटीन आपकी बॉडी में बनना है वो कैसे बनना है, प्रोटीन जो है उसमें कितने अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड हैं और वो कैसे बनने हैं। तो जीन्स जो हैं वो अपने आप को जाहिर करती हैं किस तरह। जीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनवाती हैं, ठीक है। और आपको पता है आपकी बॉडी में ओवर 10,000 प्रोटीन्स मौजूद हैं। सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बॉडी में प्रोटीन है, जो कि हॉर्मोन्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, एंटीबॉडीज भी हैं, ब्लड क्लोटिंग भी करवाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। मैक्सिमम आपके सेल्स जो काम कर रहे हैं वो प्रोटीन्स की वजह से कर रहे हैं। तो जीन्स का एक्सप्रेशन क्या है, वो है कि जीन प्रोटीन बनवाती है। अब अलील क्या है, तो बेसिकली ऑल्टरनेटिव, हम ये कहते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन है, जो एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली अलील। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि आई कलर एक ट्रेट है, और आपका आई कलर क्या हो सकता है, दैट कुड बी ग्रीन, दैट कुड बी ब्लैक, दैट कुड बी ब्लू। तो बेसिकली ये जो आपके पास एक जीन है ना, आई कलर को जो कंट्रोल करती है, इट मीन्स कि वो 3 फॉर्म्स में है। आपका आई कलर ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो ट्रेट एक ही है, लेकिन उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी तरह जो एक जीन होती है ना, उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली अलील्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई कलर एक ट्रेट है जिसको जीन कंट्रोल करेगी, और दैट कुड बी ग्रीन, दैट कुड बी ब्लैक। ये बेसिकली क्या है, वेरिएशन है। और ये बेसिकली क्या है, उसकी 2 फॉर्म्स हैं। तो इट मीन्स कि आई कलर की जो जीन है वो 2 टाइप्स की है। एक ग्रीन कलर डिटरमिन करती है और एक ब्लैक कलर डिटरमिन करती है। तो ट्रेट सेम ही है, लेकिन क्या है, उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्योंकि एक ही जीन की क्या है, 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो सिंपली ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड अलील्स। हम ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स या जो पार्टनर होती है ना, बेसिकली एक ही जीन को, उसको हम क्या बोलते हैं, अलील। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर ही जा रही हूँ, ट्रेट। तो मैं आपको पहले ट्रेट भी बता देती हूँ कि ट्रेट क्या है। बहुत क्लैरिटी के साथ आपने ये चीजें सुननी है कि ट्रेट क्या है। ट्रेट ना आपका कोई भी, ट्रेट को अगर हम डिफाइन करें तो ये आपका कोई भी एनाटॉमिकल, ये कोई भी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियोरल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। बिहेवियोरल या फिर कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है आपकी बॉडी का, कोई भी स्ट्रक्चरल, एनाटॉमिकल मीन्स स्ट्रक्चरल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मीन फंक्शनल, बिहेवियोरल मीन्स आपके बिहेवियर से रेलिवेंट, मॉर्फोलॉजी मतलब आपकी अपेरेंस से रिलेटेड। ये कोई भी फीचर है, ट्रेट कोई भी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियोरल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। जैसे आई कलर आपका एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, हेयर कलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, आपकी हाइट क्या है, ये आपका फीचर है। तो इनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ट्रेट। तो एक्चुअली जो जीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये ट्रेट्स को ही कंट्रोल कर रही होती हैं डिफरेंट प्रोटीन बना के। जैसे आपका आई कलर है, वो पिगमेंट्स की वजह से है ना, वो प्रोटीन्स की ही वजह से है। तो सिंपली ये जो जीन्स होती हैं ये क्या कर रही होती हैं, जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं सिंपली आपके ट्रेड्स को। जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स, जीन्स ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं। ट्रेड क्या है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सिंपली हम बात करते हैं कि ट्रेड को कंट्रोल करती हैं जीन्स, ठीक है। अब अभी हमने बात की है, एक चीज को हम डिस्कस करते हैं कि लोकस क्या होता है। पहले तो हम देखते हैं लोकस को कि व्हाट इज अ लोकस। तो जब आप लोकस की बात करते हैं तो जीन्स जो होती है ना, उनकी लोकेशन होती है क्रोमोसोम्स पर। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। तो हम ये कहते हैं कि जो पोजीशन ऑफ जीन होती है ना ऑन क्रोमोसोम, जो पोजीशन ऑफ जीन होती है ऑन क्रोमोसोम, हम उसको बोलते हैं लोकस। जिस जगह पर एक जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम के ऊपर, वो उसका लोकस कहलाएगा।
ठीक है, ये जैसे अगर आपके पास ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर ए जीन लोकेटेड है, तो ये जगह जिधर ये लोकेटेड है, ये जो इसका होम है समझे, ये बेसिकली इसका क्या है, लोकस। क्योंकि बहुत सारी जीन्स होती हैं तो हम प्लूरल के तौर पे लोकाई का वर्ड यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये लोकस जो है ना वो पोजीशन ऑफ अ जीन है ऑन क्रोमोसोम, क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होती हैं। अब देखें, हम ना डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, हम में क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, पेयर्स में। वी हैव पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हम डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड मीन्स के हमारे अंदर पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। तो जब हम बनते हैं, जब हमारा जाइगोट बनता है, तो हमारे पास ऐसा होता है कि 23 क्रोमोसोम हमारी मदर से हमें आते हैं एग की सूरत में, और 23 जो बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं वो फादर से आते हैं स्पर्म की सूरत में। इस तरह हमारे ना टोटल 46 बन जाते हैं। तो इट मीन्स के वी हैव होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस किसको कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चरली सेम है। हमारे पास ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हर जीन है ना, आप ये देखिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस। हमारे अंदर हर एक जीन की टू फॉर्म्स होती हैं, एक हमारे पेरेंट से आती है और एक हमारी एक फादर से आती है और एक मदर से आती है। यानी अगर आपके पास आई कलर की जीन है, तो आपके पास दो आई कलर की जीन्स होंगी, एक फ्रॉम फादर और एक फ्रॉम मदर। हमेशा आपके पास क्या होता है कि हर ट्रेट के लिए दो जीन्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एलील्स। उनको हम एलील्स कहते हैं। तो सिंपली देखिए, जीनोटाइप की टर्म हम यूज करते हैं। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप का मतलब है आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जेनेटिक जेनेटिक मेकअप, कि आप में कौन सी जीन मौजूद है। क्या आपके अंदर दोनों सेम जीन्स हैं एक ट्रेट के लिए या डिफरेंट है, हम आपके जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप का मतलब ये है कि अगर आपका आई कलर ब्लैक है, तो क्या आपके अंदर दोनों ही जीन्स ब्लैक आई कलर की हैं, ठीक है। अगर आपकी हाइट टॉल है, तो आप में कौन सी जीन्स मौजूद है, मदर से कौन सी जीन आई है और फादर से कौन सी आई है। तो जीनोटाइप ना हम जेनेटिक मेकअप को कहते हैं। आपकी जो जीनोटाइप है ना वो दो तरह की हो सकती है। जीनोटाइप क्या हो सकती है, दैट कुड बी होमोजाइगस। जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकती है और जीनोटाइप हेट्रोजाइगस भी होती है। इसमें क्या होता है, होमोजाइगस के केस में ये होता है कि इफ बोथ अलील्स आर सेम, अगर दोनों पेरेंट से सेम अलील्स आए हैं, इफ बोथ अलील्स आर सेम, अगर दोनों पेरेंट से सेम अलील्स आई हैं, तो हम इस जीनोटाइप को होमोजाइगस बोलेंगे। होमो का मतलब ही सेम होता है। और अगर इफ बोथ अलील्स आर डिफरेंट, अगर दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, तो हम इस जीनोटाइप को क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। अब जो जाइगोट या इंडिविजुअल होता है ना, उसके लिए हम जो टर्म्स यूज कर रहे होते हैं वो होमोजाइगोट की कर रहे होते हैं। यानी इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों अलील्स एक ट्रेट की सेम है, तो वो उस ट्रेट के लिए होमोजाइगोट है, और अगर डिफरेंट है तो वो हेट्रोजाइगोट है, ठीक है। अब सिंपली देखिए कि लेट सपोज यहाँ पर ए जीन है, तो यहाँ पर हम कैपिटल ए लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए। यानी हमारे पास हाइट है एक ट्रेट समझे। तो एक पेरेंट से हमारे अंदर टॉल हाइट की अलील आई है और एक से शॉर्ट हाइट की अलील आई है। दोनों डिफरेंट हैं हाइट की, लेकिन दोनों डिफरेंट है। तो एक इंडिविजुअल को हम इस तरह के क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगोट, और उसकी जीनोटाइप, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस, ठीक है, अगर उसके अंदर दो डिफरेंट अलील्स आई हैं। अब आप ये देखिए कि सिंपली अगर दो डिफरेंट अलील्स हों, अगर दो डिफरेंट अलील्स हों, जैसे कि अभी हमने कंडीशन ली है हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये होता है कि अगर दो डिफरेंट अलील्स आ जाएं एक ही ट्रेट की, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर लेट सपोज कि एक जो है वो टॉल हाइट के लिए हम मिसाल लेते हैं और एक शॉर्ट के लिए। हमारे अंदर हर ट्रेट की कितनी अलील्स होती हैं, हमेशा दो। तो हेट्रो हमें कैसे पता चलेगा, अब देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में अब हम ये देखते हैं जब दो डिफरेंट अलील्स हैं, तो जो ट्रेट की अपेरेंस होगी, फिनोटाइप हम किसको कहते हैं, जो फिनोटाइप होती है वो होती है फिजिकल अपेरेंस ऑफ अ ट्रेट।
फिजिकल अपीयरेंस जो होती है एक ट्रेट की, हम उसको बोलते हैं फिनोटाइप। आप टॉल हैं या शॉर्ट, आपका हेयर कलर ब्लैक है या ब्राउन, ये आपकी फिनोटाइप है। ठीक है। अब अगर आप में दो डिफरेंट अलील्स मौजूद थी एक ट्रेट की, ठीक है, लेट सपोज कि एक टॉल हाइट के लिए थी और एक शॉर्ट हाइट के लिए थी, दो अलील्स थी, लेकिन आपकी हाइट टॉल है। इट मीन्स कि जो शॉर्ट हाइट वाली अलील है वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकी टॉल वाली की मौजूदगी में। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दो अलील्स एक साथ आ जाए तो वो अलील जो अपने आप को फिनोटिपिकली जाहिर करती है वो डोमिनेंट है, और जो जाहिर नहीं कर पाती वो रिसेसिव है। यानी अलील दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, एक अलील डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव। हमें कैसे पता चलेगा कि डोमिनेंट कौन सी है और रिसेसिव कौन सी है? जब दो डिफरेंट अलील्स एक साथ आ जाएं, यानी फादर से लेट सपोज टॉल हाइट के लिए आपके पास अलील आई है, हम मिसाल ले रहे हैं समझने के लिए, और मदर से शॉर्ट हाइट के लिए आई है, और आपकी हाइट इज टॉल, इट मीन्स के शॉर्ट हाइट वाली अलील अपने आप को जाहिर नहीं कर सकी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दो अलील्स एक साथ आ जाएं तो जो जाहिर हो जाती है वो डोमिनेंट है, और उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो जाहिर नहीं हो पाती वो रिसेसिव है और उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि कौन सी इनमें से डोमिनेंट है और कौन सी इनमें से रिसेसिव है जब वो एक साथ आ जाए। तो जो जाहिर हो जाएगी वो डोमिनेंट है और जो जाहिर नहीं हो पाएगी वो है रिसेसिव। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखते हैं, एक हमें टर्मिनोलॉजी और है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका पता होना चाहिए, और वो है ट्रांसपोजोन्स। जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ना, ट्रांसपोजोन्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, ये जंपिंग जीन्स भी कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग और होपिंग जीन्स, ये वो जीन्स हैं जो कि पर्टिकुलर लोकाई पर सेटल नहीं होती। ठीक है, दे डू नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होती ऑन पर्टिकुलर लोकाई, ये एक लोकाई पर सेटल नहीं होती, बल्कि क्या करती हैं, कीप ऑन चेंजिंग पोजीशन, ये क्या करती हैं, अपनी पोजीशन चेंज करती रहती हैं। ये एमसीक्यू आ चुका है कई बार, कीप ऑन चेंजिंग पोजीशन, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, एक क्रोमोसोम पर ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं या डिफरेंट क्रोमोसोम पर शिफ्ट भी हो सकती हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स, ये ट्रांसपोजोन्स कहलाते हैं या फिर जंपिंग जीन्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर ए जीन है, ये बी जीन है, ये सी जीन है, तो इनमें इन्वर्जन हो जाती है अक्सर। इन्वर्जन में क्या होता है, ये सी इधर आ गई, बी इधर चली गई। ठीक है, इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं, ये चेंज हो गई। तो सिंपली ऐसी जीन्स जिनका कोई एक पर्टिकुलर लोकस नहीं है बल्कि वो अपनी पोजीशन चेंज करती जाती हैं, हम उनको ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन कहते हैं। अभी हमने चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करना है, लेकिन ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसपे आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि जीन क्या है। जीन बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का, जो आपके एक ट्रेट को कंट्रोल करती है। ट्रेट आपका फीचर होता है। ठीक है, एक जीन की जो है वो आपके पास क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, कई ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको आई कलर की बताई कि कितनी वैरायटी है, तो एक जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलील्स। बीइंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर हर ट्रेट के लिए दो जीन्स मौजूद होती हैं जिनको हम एक दूसरे की पार्टनर एलील्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में एलील एक जीन ही है जो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स के लिए हम एक टेक्निकली टर्म जो यूज कर रहे हैं वो अलील यूज कर रहे हैं। तो सिंपली हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट जीन कौन सी होती है, रिसेसिव एलील कौन सी होती है। अब ट्रांसपोजोन्स पढ़े, उसके बाद हमें ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बेसिकली जीन पूल का भी हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज जीन पूल। तो सिंपली जो जीन पूल है वो क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ जीन्स या टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन। जो एक पॉपुलेशन होती है ना, टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल जितनी भी अलील्स मौजूद हैं हम उनको पॉपुलेशन का जीन पूल बोलते हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल जितनी भी अलील्स मौजूद हैं हम उनको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का जीन पूल। अब देखिए सिंपली
बेटे बीन बैग जेनेटिक्स, बीन बैग जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम कॉन्सेप्ट बेसिकली देखते हैं जीन पूल का। बीन बैग जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन पूल को। जैसे हम कहते हैं कि बेसिकली एक बीन है ना, एक बैग है, एक बैग जैसे फुल ऑफ बीन्स है ना, बिल्कुल वैसे ही एक जो पॉपुलेशन होती है वो फुल ऑफ जीन्स होती है। तो हम कलेक्टिवली उसको क्या बोलते हैं, उसका जीन पूल। तो कलेक्टिवली हम उसको उसका जीन पूल बोलते हैं। जो बीन बैग जेनेटिक्स है ना, वो ये कहती है कि जैसे एक बैग फुल ऑफ बीन्स है, वैसे एक पॉपुलेशन फुल ऑफ एलील्स है। आप इजी वे में ये समझ लें कि बीन बैग जेनेटिक्स में हम जीन पूल को स्टडी करते हैं। अब हर एक जो जीन होती है ना, उसकी एटलीस्ट एक पॉपुलेशन में 2 फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक फ्लावर है तो उसकी 2 फॉर्म्स होंगी। एक फ्लावर जो है रेड कलर बेसिकली हो सकता है। एक हमारे पास लेट सपोज, ये यहाँ से कट कर दीजिएगा, ये गलत बोल दिया है। अब ना लेट सपोज हम समझते हैं कि एक प्लांट है हमारे पास, ये एक प्लांट है और ये प्लांट ना 2 कलर्स के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। रेड कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर और कुछ व्हाइट। इट मीन्स कि प्लांट्स के फ्लावर कलर की हमारे पास 2 डिफरेंट एलील्स मौजूद हैं, एक रेड कलर के लिए और एक व्हाइट कलर के लिए। दोनों बेसिकली आपके पास किसका हिस्सा है, जीन पूल का। अब हमें कैसे पता चलता है कि इनमें से डोमिनेंट कौन सी है और रिसेसिव कौन सी है? पॉपुलेशन में जो सबसे ज्यादा हो, लेट सपोज 75% तक जो ट्रेट अपीयर हो रहा है अगर, तो इट मीन्स के वो डोमिनेंट है। तो रेड फ्लावर कलर अगर ज्यादा है तो इट मीन्स के वो जो डोमिनेंट है, और वाइट कम है तो इट मीन्स के वो रिसेसिव है। तो हमें पता चल जाता है रेशियो देख के भी कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो ये कुछ स्टार्टिंग बातें थी जो पता होना बहुत जरूरी थी। अब हम आते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स पे, जो हमारे टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो वो हमारे पास है बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो हम आते हैं मेंडल पर। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमारे सिलेबाई में जो मौजूद है वो मेंडल के लॉज हैं इनहेरिटेंस के। तो जब आप मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को देखते हैं तो मेंडल जो है ना, लेट द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो मेंडल है ना, उसको हम कहते हैं कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है, उसने जो ये 2 लॉज पब्लिश किए, उन्होंने ही मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद रखी। मेंडल कौन था? तो ही वॉज अ प्रीस्ट। प्रीस्ट के लिए सिनोनिमसली कुछ बुक्स में मॉन्क की टर्म भी यूज की गई है। वो एक मॉन्क या प्रीस्ट था। ही वर्कड फॉर 11 ईयर्स। उसने 11 ईयर्स काम किया। ठीक है, किधर काम किया? अपने मोनेस्ट्री गार्डन में, जो चर्च के साथ अलॉटेड गार्डन्स थे वहां पर उसने काम किया। ही वर्कड इन मोनेस्ट्री गार्डन। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि उसने जिस पर काम किया, जिस स्पेसिमन पर, वो पी प्लांट था, जिसके लिए हम साइंटिफिक जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं पीजम सेटिवम। उसने इसके ऊपर काम किया। ठीक है। अब जो मेंडल है ना, उसने बेसिकली पी प्लांट के 7 ट्रेट्स को स्टडी किया था इंडिविजुअली। एक एक ट्रेट को उसने स्टडी किया, टोटल 7 ट्रेट्स थे। अब मेंडल का ये जो सिलेक्शन था कि उसने इस प्लांट को सिलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए, वो रैंडम नहीं था, उसका पर्पस था। उसका पर्पस था, उसने पी प्लांट को इसलिए बेसिकली सिलेक्ट किया कि अगर आप पी प्लांट को देखें तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं। नंबर 1, इजी टू ग्रो। इसको ग्रो करवाना बहुत इजी है। इसकी ग्रोथ के लिए आपको कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स कोई ऑप्टिमाइज नहीं करनी पड़ती, कंडीशन बहुत ज्यादा इजी टू ग्रो एंड कल्टीवेट है। इसको कल्टीवेट करना, इसको ग्रो करवाना बहुत इजी है। शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजिंग, ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग है। सेम फ्लावर के अंदर कार्पल और स्टेमन्स मौजूद है, लेकिन कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड। इसको क्रॉस फर्टिलाइज भी करवाया जा सकता है। ऊपर जाहिरी बात है कि लिखा हुआ है कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग है,
इट मीन्स कि इसका फ्लावर क्या है, हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है, बायसेक्सुअल। ठीक है, स्टेमन और कार्पल सेम फ्लावर के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, सबसे उसको जो बात स्ट्राइकिंग लगी वो ये थी, हर एक ट्रेट की 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स हैं इस प्लांट में। एवरी ट्रेट, जो भी ट्रेट उसने स्टडी किए, एवरी ट्रेट हैज 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स। हर एक ट्रेट की 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स हैं। ये बात मैंने क्या की, हम देखते हैं कि किस तरह ये बात है। ये कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने काम के लिए। अब आप ये देखिए कि सिंपली, एक मिनट, ये ओके। अब हमने पता है क्या देखना है कि उसने क्या काम किया और कैसे किया, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो पहले तो हमने देख लिया कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया। फिर मैं लास्ट बात ये कर रही थी कि कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स, इससे मुराद ये है कि लेट सपोज अगर हाइट एक ट्रेट है, ठीक है, तो हाइट में ना उसको प्लांट की टॉल हाइट भी दिखाई दी और कुछ की शॉर्ट हाइट भी दिखाई दी। ठीक है, 2 फिनोटाइप्स हैं। इसी तरह अगर सीड कलर है, तो जो सीड कलर है वो क्या हो सकता है, दैट कुड बी येलो, दैट कुड बी ग्रीन। वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर पोर्ड कलर है, तो पोर्ड कलर भी क्या हो सकता है, दैट कुड ऑल्सो बी येलो भी हो सकता है और वो ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखें कि उसके अंदर जो सीड शेप है, तो सीड शेप के अंदर भी कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स मौजूद थी। सीड शेप को देखा जाए तो वो भी राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी। जो सीड शेप है वो भी राउंड भी हो सकती है और वो रिंकल्ड भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर फ्लावर कलर को देखा जाए इसके अंदर, तो फ्लावर कलर भी वाइट भी हो सकता है और पर्पल भी। ठीक है, फ्लावर कलर भी अगर देखें आप, तो वो पर्पल भी हो सकता है और वाइट भी। इसी तरह अगर आप फ्लावर पोजीशन को देखें, तो जो फ्लावर पोजीशन है उसके अंदर भी क्या हो सकता है, वो बेसिकली एक्सियल भी हो सकती है और वो टर्मिनल भी हो सकती है। तो देखिए, हर एक ट्रेट में ना उसको 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स मिल रही हैं। हर एक चीज में उसको 2 डिफरेंट जो है वो चीजें मिल रही हैं। इसी तरह पोर्ड शेप कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और इन्फ्लेटेड भी, इन्फ्लेटेड भी हो सकता है और कंस्ट्रिक्टेड भी। तो सिंपली हर एक ट्रेट में उसको 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स मिल रही हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था जिसकी बेस पर उसने इसको सिलेक्ट किया। तो बेसिकली सारे उसने जो 7 ट्रेट्स देखे ना, उनमें कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स थी। तो अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम इसको और भी यहाँ पर भी मजीद इलेबोरेट कर लेते हैं कि इन कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स में ये था कि सिंपली एक डोमिनेंट था ट्रेट और एक रिसेसिव था। और जिस तरह हमने ये लिखा है तो आपने ये याद भी कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू भी आता है कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव था। तो ये पहले जो मैंने लिखे ये सारे ट्रेट्स डोमिनेंट थे और इधर वाले जो थे ये सारे क्या थे, रिसेसिव। यानी टॉल प्लांट हाइट डोमिनेंट ट्रेट था ओवर शॉर्ट हाइट। सीड कलर डोमिनेंट येलो था, पोर्ट कलर डोमिनेंट ग्रीन था, सीड शेप डोमिनेंट जो थी वो राउंड थी, फ्लावर कलर जो डोमिनेंट था वो पर्पल था, फ्लावर पोजीशन जो टर्मिनल थी वो एक्सियल थी, पोर्ट शेप जो डोमिनेंट थी वो इन्फ्लेटेड थी, और इसी तरह इसके पैरेलल ये वाले क्या थे, उसके रिसेसिव टाइप्स। अब अब हम देखते हैं कि उसने काम कैसे किया। अब आपने बहुत आसान, ये इतना आसान टॉपिक है कि ये आपको साथ ही याद हो जाएगा कि अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुन। बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो हम अब करने लगे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल का बेसिकली फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम देखते हैं कि उसने ये कैसे इंटरप्रेट किया, ये है क्या। अच्छा, ये जो उसका लॉ था ना, उसमें उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये दी थी कि हर ट्रेट के लिए ना 2 को एग्जिस्टिंग अलील्स होती हैं हमारे पास। पहली बात उसने ये की थी
कि ऑल ट्रेड्स, जितने भी ट्रेड्स हैं ना, आर कंट्रोल्ड बाय, उनको कंट्रोल करती हैं बेसिकली टू अलील्स, कंट्रोल्ड बाय टू अलील्स। जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि हम डिप्लॉयड हैं, तो ऑब्वियसली हर ट्रेड के लिए हमारे अंदर टू अलील्स होती हैं। फिर उसने कहा कि ये जो टू को एग्जिस्टिंग अलील्स होती हैं ना, उसने कहा कि जो टू को एग्जिस्टिंग अलील्स हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली वो सेग्रीगेट होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये सेग्रीगेट हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि एंड रीयूनाइट, ये सेग्रीगेट होती हैं और उसके बाद ये रीयूनाइट होती हैं एंड रीयूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये रीयूनाइट करती हैं रैंडमली, रैंडमली इनका रीयूनियन हो जाता है। ये उस लॉ की स्टेटमेंट थी, ठीक है। उसने कहा कि हर ट्रेड के लिए टू अलील्स हैं, ये जो दो को एग्जिस्टिंग अलील्स हैं ये सेग्रीगेट होती हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, और फिर ये रीयूनाइट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन होने पर रैंडमली। अब उसने इस लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया था, अगर हम वो देखें कि उसने इस लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया, तो सिंपली देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने एक जगह पर प्योर राउंड सीडेड प्लांट्स ग्रो करवाए और एक जगह पर प्योर रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से। जो राउंड है वो हमेशा राउंड प्रोड्यूस करते और जो रिंकल्ड है वो हमेशा ही रिंकल्ड प्रोड्यूस करते। हमें ये बात पता है कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है उसके अंदर क्योंकि सेम फ्लावर के स्टेमन और कार्पल्स हैं, तो सेम इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीड्स। उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन से अप टू 14 जनरेशन जो है वो ट्रू ब्रीड्स ग्रो करवाए, ट्रू ब्रीड्स उसने ग्रो करवाए सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने फिर उसके जहन में आई एक बात, उसने ये किया कि इन ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस फर्टिलाइज करवाया। उसने प्योर राउंड सीडेड प्लांट्स को प्योर रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स के साथ क्रॉस फर्टिलाइज करवा दिया। अब जब उसने क्रॉस फर्टिलाइज करवाया ना, तो आप बेसिकली देखिए उसने कहा पहले ही कि दो बेसिकली अलील्स होती हैं हर एक ट्रेट के लिए, और हमें भी ये पता है जब मियोसिस होती है गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स जो हैं उनके पेयर्स अलग हो जाते हैं। नॉर्मली क्रोमोसोम्स हमारे अंदर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो पेयर नहीं होते बल्कि एक एक क्रोमोसोम होता है। जैसे अगर हमारे एक सेल में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो हमारे एग या स्पर्म के अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ऑब्वियसली उसने कहा कि जब गैमीट बनते हैं ना तो एक गैमीट में एक ही अलील जाती है, इसीलिए हम इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं कि गैमीट्स प्योर हैं, उनके अंदर एक ही अलील होती है हर ट्रेट के लिए। हम एक ट्रेट को इस वक्त फोकस कर रहे हैं। उसने क्या किया कि जब इनको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया तो नतीजा ये निकला कि F1 जनरेशन जो आई वो 100% राउंड थी। F1 जनरेशन जो थी वो 100% राउंड थी। F का वर्ड फीलियल से है जिसका मतलब होता है प्रोजेनी, नस्ल। और एमसीक्यू भी यही आता है कि मेंडल का जैसे फर्स्ट क्रॉस था उसका नतीजा क्या था, तो नतीजे में 100% राउंड सीडेड प्लांट आए, ठीक है। अब उसने फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए ये किया। अब एक बात याद रखिएगा, ऐसा क्रॉस जिसमें टू डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को आप क्रॉस करवा रहे हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। हम दो ऑर्गेनिजम्स को आपस में या दो प्लांट्स को आपस में यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं जिनका एक ट्रेट में एक दूसरे से डिफरेंस है, उनकी सीड शेप अलग है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करवाते हैं जो कि डिसिमिलर हैं इन वन ट्रेट, हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्रॉस जिसमें हमने दो ऐसे इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाया है जो एक दूसरे से डिसिमिलैरिटी रखते हैं एक ट्रेट में, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने बेसिकली यहाँ पर डिवाइस किया या डिजाइन किया, और इस इंडिविजुअल को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड। अच्छा अब आप ये देखिए बेटे, नेक्स्ट उसने ना इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। उसने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया देखने के लिए ये कि माजरा क्या है। ये हमारी F1 थी। जब हम सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे तो ऑब्वियसली गैमीट्स में एक ट्रेट की एक ही अलील जाती है, तो टू टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे, कुछ में ये अलील होगी कुछ में ये।
और यहाँ पर भी 2 टाइप्स के ही गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज के ये फीमेल गैमीट्स हैं और ये मेल गैमीट्स हैं, तो 2 तरह के गैमीट्स बन गए सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर। अब उसने क्या किया कि सिंपली इनको ना एक इजी तरीका है देखने के लिए कि इनसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, किस किस जीनोटाइप वाले। तो पुनेट एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिवाइस किया मेथड, जिसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से किस किस टाइप के इंडिविजुअल बन सकते हैं। तो एक साइड पर हम लिख लेते हैं मेल गैमीट्स और एक साइड पर हम लिख लेते हैं लेट सपोज फीमेल गैमीट्स। फिर बेटे आप ये देखिए कि ये अगर इससे मिलता है तो आपको पता है कि सीड शेप क्या आएगी, राउंड। अगर ये इससे मिलता है तो भी सीड शेप राउंड आएगी, क्योंकि F1 में जब सारे राउंड आए तो तभी हमें क्लियर था कि राउंड सीड शेप डोमिनेंट है। फिर अगर ये इससे पहले आपने इजी तरीका, ये है ना गैमीट, इसको पहले इसके साथ क्रॉस करके लिखें और इसको फिर इसके साथ। अब इसी तरह यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर, ये भी राउंड और ये आ गया ये, ठीक है। तो 4 टाइप्स के गैमीट्स बने, ठीक है। 4 टाइप्स के हमारे पास गैमीट्स बने, जिसमें से 3/4 जो थे वो राउंड थे और 1/4 जो थे वो रिंकल थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में। अब देखिए 3/4 राउंड थे और 1/4 रिंकल थे, यानी ये जो हमारे पास F2 आई उसकी, अब हम इसको क्या बोलेंगे, F2। F2 का जो नतीजा आया वो ये आया कि 3/4 राउंड है और 1/4 क्या है, रिंकल्ड। अब उसने क्या किया, ये वाली जो रेशियो है ये हमारी है फिनोटिपिक रेशियो। ये वाली रेशियो हमारे पास है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, बेसिकली 3:1। लेकिन अब हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। बेटे जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है कि बेसिकली इंडिविजुअल होमोजाइगस हैं, क्या है वो हेट्रोजाइगस है, वो हमने देखना होता है। तो सिंपली जब आप जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो आप देखिए हमारे पास 1/4 क्लियर आपने रखना है, हमारे पास 1/4 क्या आ रहे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास कितने हैं, 1/4। ये पुनेट स्क्वायर के अंदर मेंशन भी है, कैपिटल आर कैपिटल, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखें हमारे पास जो बेसिकली 2/4 है वो क्या है, ये हमारे पास आ गए हेट्रोजाइगस। 2/4 हैं हेट्रोजाइगस। और इसी तरह अगर देखें तो 1/4 क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। 1/4 है होमोजाइगस रिसेसिव। तो मेंडल के F2 में अगर हम देखें तो फिनोटाइप तो थी 3:1, लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या थी, 1:2:1, जिसमें हमने देखना होता है होमो कितने हैं और हेट्रो कितने हैं। वो रेशियो थी 1:2:1। ये उसके F2 की जीनोटिपिक रेशियो थी। फिनोटिपिक रेशियो 1/4 और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:4 है। अब देखिए बड़ी टेक्निकल मैं आपको बात बताने लगी हूँ, जैसे इसमें से MCQs आते हैं, वो किस तरह आते हैं। देखिए अगर आपको MCQ आता है कि इन मेंडल्स F2, ये जो मेंडल की F2 थी उसमें कितने राउंड्स जो थे वो होमोजाइगस थे, कितने राउंड्स जो थे, राउंड्स की बात कर रहे हैं, कितने राउंड्स थे जो होमोजाइगस डोमिनेंट थे। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शंस दिए उन्होंने कि 3/4, ऑप्शंस दिए 2/4, ऑप्शंस दिए लेट सपोज 1/4 और ऑप्शन दिया आपके पास 1/3। तो अब आप देखें एनालाइज करें कि आप क्या चूज करेंगे। क्वेश्चन उनका ये है कि मेंडल के F2 में राउंड्स जो थे, इन टोटल राउंड्स हाउ मेनी वर होमोजाइगस डोमिनेंट। जो टोटल राउंड्स प्रोड्यूस हुए थे उसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट कितने थे या होमोजाइगस राउंड कितने थे। तो देखिए हमें पता है कि 3/4 हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुए हैं, राउंड। तो टोटल राउंड्स हमारे पास कितने हैं, 3/4। जो मेंडल का F2 है उसके अंदर राउंड्स कितने हैं, 3/4। तो अब आप ये देखिए वो पूछ रहे हैं कि F2 में जो टोटल राउंड्स थे उसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं।
तो इट मीन्स के 3/4 यानी 3 हमारे पास थे टोटल राउंड्स, उसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं 1, तो आंसर वुड बी 1/3। एमसीक्यू आया हुआ है, जहन में आपके आ जाएगा शायद 1/4 के 4 में से एक ही तो होमोजाइगस डोमिनेंट था। नो, क्वेश्चन पर गौर करें। क्वेश्चन ये है कि मेंडल का जो F2 था उसके अंदर जो टोटल राउंड्स थे, इन टोटल राउंड्स हाउ मेनी वर होमोजाइगस डोमिनेंट, टोटल राउंड्स हमारे पास कितने थे 3/4। तो वो पूछ रहे हैं उन तीन में से कितने होमोजाइगस डोमिनेंट थे, तो 1/3। समझ रहे हैं, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आपने थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद आंसर लिखना होता है, बहुत इजी होते हैं। बस आपने अपनी डायमेंशन सेट करनी है कि आपने उसको एनालाइज कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, अब इस टॉपिक में से कंफ्यूजिंग ये लगता है, स्टूडेंट कहते हैं एमसीक्यू कैसे आएगा। एमसीक्यू ये आएगा कि मेंडल की F1 में कितने परसेंट राउंड थे, 100%। कितने परसेंट ट्विंकल थे, 0%। ठीक है, जीनोटिपिक रेशो क्या थी F2 की, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशो क्या थी, 3:1। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल, वैसे वो पूछ लेते हैं कि टोटल राउंड्स कितने थे 3/4, रिंकल कितने थे F2 में 1/4। ठीक है, इसी तरह वो पूछ लेते हैं हेट्रोजाइगस कितने थे 2/4। ये आपने एक्चुअली याद करना होता है, इस तरीके से ये आपका याद हो जाता है। अब एक पॉइंट, अब वो कहते हैं उसने F3 भी रेस करवाई थी, और ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे इसको एफएससी में भी नहीं सही तरह से करके आ रहे होते, लेकिन ये इजी है क्योंकि आप फोकस नहीं करते। वो 2 लाइंस बुक में उन्होंने लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये ना हमारे पास थी F2, ये आपने अभी देखी है कि ये हमारे पास थी F2। ठीक है, ये F2 है, उसने F3 रेस करवाई, इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया F3 के लिए। सेल्फ का मतलब ये है कि इसको आपस में ही ना, इनको भी आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसने बात नोट पता है क्या की, देखिए हमारे पास टोटल 3/4 राउंड है, 3/4 राउंड है। उसने कहा कि ये जो 3 टोटल राउंड है ना, इनमें से 1/3 ऐसे हैं जो आगे से F3 में भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, राउंड। उसके पास जितने भी F2 में प्लांट्स आए थे उसने उनको अलाउ किया कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करो, यानी सेम ही प्लांट में वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, अलाउ किया। उसने कहा कि जो 3/4 राउंड थे ना F2 के, 3 टोटल, उनमें से राउंड में से, क्योंकि राउंड 3 थे तो 1/3 ऐसे थे जो F3 में भी आगे क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, राउंड। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि 2/3 राउंड ऐसे थे जो टोटल राउंड थे, उनमें से 2/3 ऐसे थे जो आगे से राउंड भी प्रोड्यूस कर रहे थे और रिंकल्ड भी प्रोड्यूस कर रहे थे, दोनों प्रोड्यूस कर रहे थे। और किस रेशो में प्रोड्यूस कर रहे थे, 3:1 में। F3 में जब उसने देखा सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा के, उसने कहा कि F2 के 1/3 ऐसे हैं जो आगे भी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, राउंड, लेकिन 2/3 ऐसे हैं जो कि राउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिंकल्ड भी, क्योंकि हेट्रोजाइगस है ना, तो वो राउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिंकल्ड भी। जो F3 में वो राउंड और रिंकल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी रेशो क्या है जी, 3:1। और उसने कहा कि जो रिंकल्ड है ना F2 के, वो F3 में भी आगे से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिंकल्ड। ये उसकी F3 थी। बेटे समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टोटल 3/4 राउंड थे ना, अब उसने देखा कि वो जो 3 राउंड थे उनमें से 1/3, उन 3 में से 1 ऐसे थे जो आगे से भी राउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, और 2/3 ऐसे थे जो राउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिंकल्ड भी 3:1 में। माइंड की क्लैरिटी, आपको याद हो कि F3 में कितने वो पूछते हैं कि F3 में कितने थे राउंड जो आगे भी क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, राउंड 1/3। कितने राउंड ऐसे थे जो आगे राउंड भी प्रोड्यूस कर रहे थे और रिंकल्ड भी प्रोड्यूस कर रहे थे, 2/3। कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं है, इस तरह स्टेटमेंट आनी है, आप मेरी ही याद कर लें। और रिंकल्ड F3 में भी क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, रिंकल्ड। ये उसका नतीजा था। फिर उसने इस सारे से ही ये बात इंटरप्रेट की कि एक्चुअली में ये होता है कि जब आपके पास गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान पहले उसने ये बात की कि हर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर्स। उसने ये बात की कि जो ट्रेड्स है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं बेसिकली फैक्टर्स, जिनको उसने नाम दिया था एलिमेंटन का। मेंडल ने ट्रेड्स को एलिमेंटन का नाम दिया था। उसने कहा कि जो ट्रेड्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना वो एलिमेंटन है।
जिसको जोहानसन ने लेटर ऑन क्या नाम दे दिया, जीन्स का। जोहानसन एक साइंटिस्ट था जिसने बेसिकली नाम जो है वो क्या रख दिया इनका, जीन्स। उसने कहा हर एक ट्रेट को कुछ फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं जिनको हम एलिमेंटन कहते हैं। उसने कहा कि जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स के दौरान ये एलिमेंटन सेपरेट होते हैं, ठीक है, और इस तरह सेपरेट होते हैं कि हर गैमीट में एक कॉपी जाती है इनकी और फिर ये रीयूनाइट हो जाते हैं। यही वो वजह थी कि जब उसने कहा कि मैंने F1 में प्योर राउंड को प्योर रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवाया था तो एक एलिमेंटन राउंड से आया था और एक आया था रिंकल्ड से। तो जब ये दोनों मिले थे तो 100% राउंड इसलिए आए थे क्योंकि राउंड वाला जो एलिमेंटन था वो डोमिनेंट था रिंकल्ड पर। तो उसने यहां से क्या दिया, डोमिनेंस रिलेशनशिप। उसने यहीं से डोमिनेंस रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन किया और उसी ने बताया कि एक अलील जो होती है यानी एक जो फैक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा वो रिसेसिव होता है। तो इस तरह से उसने अपने काम को इंटरप्रेट करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर्स जिनको उसने एलिमेंटन का नाम दिया। और उसने कहा कि ये जो एलिमेंटन्स होते हैं जब गैमीट बनते हैं ये सेग्रीगेट होते हैं, एक गैमीट में एक ही आ जाता है बेसिकली एलिमेंटन और फिर ये रीयूनाइट होते हैं। जब इनका रीयूनियन होता है तो बेसिकली क्या होता है कि एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो अपीयर हो जाता है। इस तरीके से उसने अपने काम को इंटरप्रेट करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। अब क्या था, उसने एक और क्रॉस दिया जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने लगे हैं, टेस्ट क्रॉस से रेलिवेंट भी एमसीक्यू एक तो लाजमी आता है। तो उसने टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, ऐसा इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, उसकी जीनोटाइप को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, उसके लिए उसने एक क्रॉस डिवाइस किया जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, ये क्रॉस है बेसिकली बिटवीन एन इंडिविजुअल, ये हम इसकी क्रॉस करवाते हैं एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप। ये क्रॉस है जिसमें हम एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी हमें जीनोटाइप मालूम नहीं है, हम उसको बेसिकली क्रॉस करवाते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव ताकि हम उसकी जीनोटाइप को डिटरमिन कर सकें। इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्रॉस एक इंडिविजुअल के दरमियान में जिसकी अननोन जीनोटाइप है, जिसकी जीनोटाइप हमें नहीं मालूम, और होमोजाइगस रिसेसिव के दरमियान में क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। अब देखिए इसको हम आसानी से समझते हैं। देखिए ये वाले जीनोटाइप के केस में भी सीड शेप राउंड है और इस केस में भी सीड शेप क्या है, राउंड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्लांट जो कि राउंड सीड बना रहा है उसकी जीनोटाइप ये है या ये? तो दो ही केसेस है ना, या फिर जीनोटाइप क्या होगी आपके पास, ये केस 1, और या जीनोटाइप होगी ये केस 2 हो गया। अब हमने पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सी जीनोटाइप है एक इंडिविजुअल की जो कि राउंड सीड बना रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। अभी नहीं हमें पता कि जीनोटाइप ये है या ये, एक प्लांट है राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ उसको क्रॉस करवा दें, ठीक है। अब इस केस में आप देखिए यहाँ पर एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे और यहाँ पर भी एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे। जब वो मिलेंगे तो 100% राउंड, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 टाइप्स के गैमीट्स में बनेंगे, कुछ में कैपिटल आर जाएगा और कुछ में स्मॉल आर। यहाँ पर तो एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, स्मॉल आर। अब ये अगर इससे मिले तो राउंड सीड शेप और ये इससे मिले तो रिंकल्ड, यहाँ पर रेशियो क्या आएगी, 1:1। तो बहुत ही एविडेंट है। देखिए अगर आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, एक प्लांट है राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, आपको नहीं पता उसकी जीनोटाइप क्या है, आपने उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवा दिया। अगर नतीजे में जो उसकी F1 आती है वो सारे सिर्फ राउंड सीड प्रोड्यूस करते हैं, इट मींस कि आपका टेस्टेड इंडिविजुअल होमोजाइगस था, ठीक है। अगर वो होमोजाइगस था तभी ये मुमकिन हुआ है कि F1 सारी की सारी क्या आई है, राउंड। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 50-50% आता है, 50% राउंड और 50% रिंकल्ड, 1:1 आता है, इट मींस कि आपका टेस्टेड इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है। तो हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं ये पता लगाने के लिए कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है वो होमोजाइगस है या वो क्या है, हेट्रोजाइगस, ठीक है।
तो बेसिकली अगर टेस्ट क्रॉस का नतीजा ये आए कि 100% राउंड फिनोटाइप अपीयर हो, इट मीन्स के टेस्टेड इंडिविजुअल होमोजाइगस था, और अगर रिजल्ट 50-50% हो तो इट मीन्स के वो क्या था, हेट्रोजाइगस था। ये टेस्ट क्रॉस है। अब इसके पैरेलल ना एक और क्रॉस होता है जिसको हम बेसिकली बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस में हम ये करते हैं कि हम अपनी फेवरेट जो फिनोटाइप है उसको पॉपुलेशन में ज्यादा हासिल करने के लिए अपनी फेवरेट पेरेंटल फिनोटाइप या उस जैसी फिनोटाइप के साथ F1 को बैक क्रॉस करवाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं मिसाल लूं पी सीड से कलर की, जो सीड कलर डोमिनेंट है ना बच्चे वो येलो है, येलो सीड कलर डोमिनेंट है। अगर हम येलो और ग्रीन को क्रॉस फर्टिलाइज करवाते हैं तो हमारी सारी F1 क्या आती है, येलो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें सीड ग्रीन कलर का मिले, ये हमारी डिजायर है ग्रीन कलर का सीड हासिल करना। तो हम क्या करते हैं, इसको F1 को हम बैक क्रॉस करवा देंगे इसकी पेरेंटल फिनोटाइप से या पेरेंटल फिनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल से, ताकि हमें यहाँ पर दो तरह के गेमीट्स बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, और यहाँ पर एक तरह का, ठीक है। यहाँ पर ये वाले आ जाएंगे येलो और ये वाले क्या आ जाएंगे, रिंकल्ड। तो हमारे पास हमें सॉरी येलो और ग्रीन, तो हमें क्या मिल गया, 50% रेट मिल गया पॉपुलेशन में ग्रीन। तो डिजायर्ड फिनोटाइप को हासिल करने के लिए भी हम जो फेवरेट पेरेंटल फिनोटाइप है उसके साथ बैक क्रॉस करवा देते हैं अपनी F1 को, ये बैक क्रॉस होता है। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे आते हैं। हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया, बहुत माइंड क्लियर रखिए कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, मैंने आपको बताया वही आते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। F1 का नतीजा याद रख लें कि सारे राउंड थे, उससे रेलेवेंट वो पूछे कितने परसेंट इंकर्ड थे, 0 कितने परसेंट राउंड थे वो याद रख लें। F2 का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, कितने होमोजाइगस डोमिनेंट थे, कितने होमोजाइगस रिसेसिव थे, कितने हेट्रोजाइगस थे। F3 याद रख लें कि F3 में राउंड जो थे 1, क्योंकि राउंड हमारे पास 3/4 थे तो 1/3 राउंड आगे से भी राउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन 2/3 राउंड भी बना रहे थे और रिंकल्ड भी F3 में, और रिंकल्ड F3 में भी क्या बना रहे थे, रिंकल्ड। तो इस तरह से आपने उनकी रेशियोज याद रख लेनी है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब उसके दूसरे लॉ पे आते हैं जो है उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल ने जब अपना पहला लॉ फॉर्मुलेट किया तो वो देखना ये चाहता था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर वो आ गया। अब वो ये देखना चाहता था कि क्या एक जीन का ताल्लुक दूसरी जीन से है, क्या सीड शेप की जीन सीड कलर की जीन के साथ जुड़ी हुई है। अब उसका कंसर्न ये था कि दो जीन्स के दरमियान के रिलेशनशिप को देखे। अब देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने क्या किया, उसने डिवाइस किया एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस डिवाइस किया जिसमें उसने दो जो प्लांट्स थे उनको क्रॉस करवाया जिनका ट्रेट, जिनके 2 ट्रेट्स डिसिमिलर थे, सीड शेप भी और सीड कलर भी। पहले तो उसने यही किया कि प्योर राउंड येलो प्लांट्स को एक तरफ और प्योर रिंकल्ड ग्रीन प्लांट्स को एक तरफ ग्रो करवाया। राउंड येलो वाले हमेशा राउंड येलो ही प्रोड्यूस करते और रिंकल्ड ग्रीन वाले हमेशा रिंकल्ड ग्रीन ही प्रोड्यूस करते, ठीक है। उसने प्योर ब्रीड्स एस्टेब्लिश किए, ये हमारे पास क्या थे, प्योर ब्रीड्स, दे वर प्योर ब्रीड्स, ठीक है। प्योर ब्रीड्स हमेशा किससे प्रोड्यूस होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से। अब उसने क्या किया कि इनको क्रॉस फर्टिलाइज करवा दिया। अब उसने प्योर जो आपके पास राउंड येलो प्लांट्स थे उनको क्रॉस करवाया प्योर रिंकल्ड ग्रीन के साथ। इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं क्योंकि हम 2 ट्रेट्स में डिसिमिलर होने वाले इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवा रहे हैं। अब देखें, एक हमें पहले भी पता है कि एक ट्रेट की एक ही जीन जाती है गेमीट्स में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक कैपिटल आर जाएगी एक कैपिटल वाई, सारे गेमीट्स इसी तरह के बनेंगे। एक अलील जाती है और यहाँ पर भी एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई, क्योंकि एक ट्रेट के लिए एक ही जीन जाती है गेमीट्स में। अच्छा, जब ये मिले तो जो F1 आई वो सारी की सारी क्या आई, 100% राउंड येलो। ये रिजल्ट उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, 100% राउंड येलो प्लांट्स आए, और ये वाला जो रिजल्ट था ना वो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्योंकि जैसे राउंड डोमिनेंट है ना रिंकल पे, येलो डोमिनेंट है ग्रीन पर, तो उसमें F1 जो सारी आई वो सारी राउंड येलो आई, और ये उसका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि ऐसा ही आएगा। अब हम इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड्स, ये डाई हाइब्रिड्स है। अब उसने क्या किया, इनको करवाया सेल्फ फर्टिलाइज। अब उसने इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया।
सेल्फ फर्टिलाइज इस तरह करवाया कि ये देखिए, ये हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में पहले बनते हैं गैमीट्स। गैमीट्स यहाँ पर बने 4 तरह के, कैपिटल कुछ में देखिए, जब गैमीट्स बनते हैं तो अलील सेग्रीगेट करती है ना, एक ट्रेट की एक ही जीन होती है गैमीट में। अब हो सकता है कि वो कैपिटल आर हो और कैपिटल वाई हो सकता है कि एक की कैपिटल आर आ जाए और एक की स्मॉल वाई, और एक के साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं ना। देखिए, किसी भी गैमीट में कोई भी अलील जा सकती है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के गैमीट्स बने, और सेम यहाँ पर भी 4 तरह के गैमीट्स बने, यहाँ पर भी 4 टाइप्स के गैमीट्स बन गए। ठीक है, ये हमारे पास गैमीट्स बन गए। अच्छा जी, अब आपने ना मेरे साथ साथ ये हम देखते हैं, पुनेट स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं इजीली। एक साइड पर हम लिखेंगे मेल गैमीट्स, एक साइड पर हम लिखेंगे फीमेल गैमीट्स, और हम देखते हैं कि उनके कॉम्बिनेशंस में क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, बहुत सिंपल, ये आपने मेरे साथ साथ जो है वो अपना एक पेपर पकड़ लें, रजिस्टर पकड़ लें, और मेरे साथ साथ इसको आपने बनाना है। ठीक है, ताकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ताकि आपको बहुत क्लियर रहे कि क्या क्या इसमें से एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं। एक साइड पर जी हमने लिख लिए, ये समझें हमारे आ गए मेल गैमीट्स। ठीक है, ये मेल गैमीट्स आ गए। ये हम लिख लेते हैं फीमेल गैमीट्स, ये आ गया फीमेल गैमीट्स, ये आ गए फीमेल गैमीट्स। अब ना इनको कंबाइन करके, इनको मिला मिला के अपने इन बॉक्सेस में रखना है। पुनेट स्क्वायर यही है, सिंपली यही पुनेट स्क्वायर है। ये देखिए, ये इससे मिला दिया, ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया, ये इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया, यानी आपने इसको पहले इन चारों के साथ इधर लिख दिया मिला के, फर्टिलाइज करवा के ना। ठीक है, ये आपने इधर लिख दिया। अब इस गैमीट को इनके साथ फर्टिलाइज करवा दें। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखते जाएं इनको, यहाँ पर आपने इनको इस तरीके से लिखते जाना है। ठीक है, कोई इसके अंदर आपने किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। फिर इसको इसके साथ मिला दिया आपने, अब इस तीसरे को इन सबके साथ मिलाया, जो जो कॉम्बिनेशंस बनते गए आपने बस मिला के उनको लिखते जाने हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ ये आपने रजिस्टर पे मेरे साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, ये हो गया, और फिर ये हो गया, ये, फिर ये, और ये हमारे पास आ गया ये। ठीक है, ये हमने फर्टिलाइजेशन करवाई, तो हमारे पास टोटल ना 16 टाइप्स के कॉम्बिनेशन सामने आए। ठीक है, 16 टाइप्स के कॉम्बिनेशन सामने आए। अब ना हमने इसमें से देखना है कि ये जो 16 तरह के कॉम्बिनेशन हमारे सामने आए हैं ना इस पुनेट स्क्वायर के नतीजे में, अब हमने काउंट करने हैं, ये काउंट करने हैं। अच्छा, आपने ना देखना है, इसमें 4 तरह के बनेंगे ऑफस्प्रिंग्स, राउंड येलो, राउंड के साथ ग्रीन, फिर हमारे पास बनेगा रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। आप देखेंगे जब हम ये अभी काउंट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास ना टोटल 4 तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अब लेट्स काउंट विद मी। सबसे पहले ना आप राउंड येलो काउंट करें, जहां आपको कैपिटल आर दिखाई दे दे, साथ कोई भी अलील है, मतलब स्मॉल आर है या कैपिटल आर, इट मीन्स कि वो राउंड है। जहां कैपिटल वाई दिखाई दे दे, इट मीन्स कि वो येलो है, येलो डोमिनेंट है। लेट्स काउंट, पहले राउंड येलो काउंट करते हैं। ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। ठीक हो गया, ये भी राउंड येलो आ गया, और ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो। देखिए, हमारे पास टोटल 16 तरह के कॉम्बिनेशन आए हैं, जिसमें से 9/16 क्या है, राउंड येलो। ठीक है, फिर आप ये देखिए, अब हम काउंट करते हैं राउंड ग्रीन। ये देखिए, एक आ गया ये राउंड ग्रीन, दूसरा राउंड ग्रीन, और फिर ये तीसरा राउंड ग्रीन, यानी हमारे पास 3/16 जो है वो क्या है, राउंड ग्रीन। अब रिंकल्ड येलो देखें, पहला रिंकल्ड येलो, फिर दूसरा रिंकल्ड येलो, और ये तीसरा रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो हमारे पास 3/16 के आ गए रिंकल्ड येलो।
फिर एक सिर्फ हमारे पास क्या आया है, रिंकल्ड ग्रीन। तो जो रेशियो आई ना F2 की डाई हाइब्रिड क्रॉस की, वो आई 9:3:3:1, ये रेशियो आई। 9/16 जो थे वो हमारे पास क्या थे, राउंड येलो, 3/16 राउंड ग्रीन और 3/16 रिंकल्ड येलो और 1/16 रिंकल्ड ग्रीन। ये नतीजा आया, फिनोटिपिक रेशियो थी किसकी, बेसिकली इट वाज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2। ये फिनोटिपिक रेशियो थी F2 की, ठीक है। अब देखिए इसमें से एमसीक्यू कैसे आते हैं, अब आपने मेरे साथ साथ देखने हैं। वो पूछते हैं कि बताएं F2 जो था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसमें जो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट थे वो कितने थे, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने थे। तो हमें पता है ओनली 1/16, एक सिर्फ ये है जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्वेश्चन आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास F2 में पेरेंटल टाइप्स टोटल कितनी थी। तो पेरेंटल टाइप्स हमारे पास थी 10/16। 10/16 कैसे, एक तो राउंड येलो हमारी पेरेंटल टाइप्स में से थी और एक रिंकल्ड ग्रीन थी। तो 9/16 राउंड येलो है और 1/16 जो है, 1/16 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है। तो 10/16 हमारे पास पेरेंटल टाइप्स हैं। फिर वो पूछते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने। तो राउंड के साथ ग्रीन आना और येलो के साथ रिंकल्ड आना, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेशंस कितने बने, 16 में से। अच्छा, वो पूछते हैं आप हमें ये बताएं कि सिंपली हमारे पास इसमें से कितने ऐसे हैं जो कि डाई हाइब्रिड्स हैं, डाई हाइब्रिड तो ये सारे ही हैं जो कि हेट्रोजाइगस हैं फॉर बोथ ट्रेड्स। यही एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये बहुत क्लियर हो जाएगा। बेटे देखिए, अब वो पूछते हैं कि आप इनमें से हमें ये बताएं कि हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स कितने हैं। इन 16 में से हेट्रोजाइगस कितने हैं फॉर बोथ ट्रेड्स। तो जब आप हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स की बात करेंगे तो वो कितने हैं, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स हैं ये देखिए, ये हैं दोनों ट्रेड्स के लिए हेट्रोजाइगस। मतलब हमने इस पूरे स्क्वायर में से ये काउंट करने हैं टोटल कि ये कितने हैं। इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊं क्योंकि ये आता भी है। अगर आप देखें तो सिंपली हमारे पास जो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स का मतलब है ये वाली जीनोटाइप हो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। इधर सीड शेप में भी और सीड कलर में भी दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तो हमने काउंट करने हैं टोटल कितने हैं हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स। तो बेटे वो टोटल 4 हैं इस तरह, ठीक है। फिर वो हमें पूछते हैं कि आप बताएं होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स, ठीक है। आप इसमें से, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं बेटे ऐसे, ये आप गौर से सुन लें, ऐसा आपको बताना नहीं किसी ने, फिर इसी में से एमसीक्यू आ जाते हैं। देखिए, होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स, अब आपने इसमें से काउंट करने हैं कि होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स कितने हैं। अब पता है इस बात से क्या मुराद होता है, होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स से मुराद है, लेट्स सपोज ये देखिए ये दोनों होमोजाइगस है ना, इसी तरह ये भी क्या है, दोनों होमोजाइगस हैं। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये भी होमोजाइगस है ना, और अगर आप इसको देखें तो ये भी होमोजाइगस है। मतलब आपने चूज करना है कि दोनों ट्रेड्स के लिए होमोजाइगस कितने हैं। इसका भी आसान तरीका बताऊं तो ये देखें 4 एमसीक्यू आया हुआ है। इसी तरह एमसीक्यू आते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर भी होमो है, यहाँ पर भी होमो है और यहाँ पर भी होमो है, मतलब दोनों होमो होमो है। ऐसा नहीं है कि एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, ऐसा नहीं है। अगर आर है तो, अगर स्मॉल है तो दोनों ही आर स्मॉल है, और अगर वाई है तो कैपिटल है, अगर तो दोनों ही कैपिटल है, अगर स्मॉल है तो दोनों ही स्मॉल है, मतलब होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स। तो होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स भी हमारे पास कितने बनते हैं, 4/16। हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स भी 4/16 है, याद कर लें ऐसे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखें। तो होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स भी कितने हैं, 4। तो ये इस तरह के रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने, 6। 10 क्या बने, पेरेंटल टाइप्स। 10 में से 9 जो है वो डोमिनेंट पेरेंटल टाइप शो कर रहे हैं, एक जो है वो रिसेसिव पेरेंटल टाइप शो कर रहा है। याद आपने ये चीजें रखनी होती हैं इस क्रॉस में से। तो बेटे ये था उसकी F2 का नतीजा, बहुत सिंपल। यहां से अब उसने अपना फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। ऑब्वियसली
उसका जो रिजल्ट था ना वो ये था कि 2 जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो 2 जीन्स होती हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी जब गैमीट्स बनते हैं तो एक गैमीट में एक जीन जाती है एक ट्रेट के लिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर सीड की शेप राउंड है तो उसका कलर भी येलो, इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप कलर राउंड भी हो सकता है, वो कलर जो है वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। सीड शेप का ताल्लुक सीड कलर से नहीं है। उसने कहा कि द 2 जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी 2 जीन्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सीड शेप की जीन का कोई ताल्लुक सीड कलर की जीन के साथ नहीं है। दोनों जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ये उसका कहना था कि जीन्स आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखती। देखिए, और रिकॉम्बिनेशंस भी आए, राउंड ग्रीन भी आए और रिंकल्ड येलो भी आए। ठीक है, इट मीन्स उसने कहा कि जब एक गैमीट बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों जीन्स डोमिनेंट हो सकता है सीड शेप की जीन राउंड चली जाए और सीड कलर की जो जीन है वो राउंड की चली जाए, और जो आपके पास कलर है वो उसका येलो हो जाए। तो इट वेरीज, जरूरी नहीं है कि वो दोनों इकट्ठी जाए। अगर सीड कलर जो है वो आपके पास येलो है तो उसकी शेप राउंड भी हो सकती है और उसकी शेप क्या हो सकती है, रिंकल्ड भी। अगर उसका कलर ग्रीन है तो अगेन वो राउंड भी हो सकता है और वो रिंकल्ड भी हो सकता है। अब देखिए, अब ना इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखें तो उसकी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं, जीन लिंकेज। बेटे देखिए, मेंडल को तो कुछ भी नहीं पता था अबाउट क्रोमोसोम्स। उसको बस पता था जी फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स को। लेकिन ये तो बाद में पता चला कि जो जीन्स हैं वो तो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती हैं। अब जीन लिंकेज का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम पर कई जीन्स लोकेटेड होती हैं। तो एक क्रोमोसोम पर ये जो जीन्स लोकेटेड हैं ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर ही नहीं सकती। ए से बी अलहदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब गैमीट्स बनने हैं तो सिंपली आपके पास जो चीज अलहदा होनी है वो ये क्रोमोसोम्स का पेयर अलहदा होना है, ये ए से बी नहीं अलहदा हो सकती। तो लिमिटेशन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जीन लिंकेज। ये सिर्फ उन पे अप्लाई होता है, इट इज अप्लाइड या इट बेसिकली फॉलोड बाय या इट इज ओबेड बाय। इसको सिर्फ कौन ओबे करते हैं, ओबेड बाय जीन्स, वो जीन्स जो कि लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जो या तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है या फिर अगर वो एक क्रोमोसोम पर हैं तो वो फार अपार्ट है, एक दूसरे से उनका फासला बहुत ज्यादा है। तो ये ही 2 सिचुएशंस हैं जिन पर वो अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इसकी लिमिटेशंस हैं। अब जो मेंडल है ना, उसने गालबन 1864 में अपने ये लॉज लिखे और 65 में उनको पब्लिश कर दिया। ठीक है, उसने उनको पब्लिश कर दिया, लेकिन उसको अपनी लाइफ में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। ठीक है, तकरीबन 1864 में उसने प्रेजेंट किए थे, 66 में उसका जो काम है ना ये तो उसने प्रपोज किया था, प्रेजेंट किए थे 1865 से 1864 उसने इनको प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड लॉज। फिर उसके बाद उसकी पब्लिकेशन हुई 1866 में, लेकिन उसके काम को कोई तवज्जो नहीं मिली तकरीबन 34 इयर्स तक। 1900 में 3 साइंटिस्ट, जिसमें डी वरीज है, जिसमें कार्ल कॉरेंस था और टी शर्मैक था, इन्होंने मिल के मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया और वहां से शुरुआत होती है बेसिकली जेनेटिक्स की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल्स जो वर्क था ना उसको रीडिस्कवर किया और यहाँ से बेसिकली उन्होंने जेनेटिक्स पे काम करना शुरू किया। अब मेंडल ने जो भी ट्रेड 7 स्टडी किए थे, उन ट्रेड्स की जो जीन्स थी, ये एमसीक्यू भी आया है, दे वर लोकेटेड ऑन ओनली 4 क्रोमोसोम्स। 4 क्रोमोसोम्स पर उनकी जीन्स लोकेटेड थी, जो 7 ट्रेड्स उसने स्टडी किए थे उनकी। तो एक ना मेंडल ने एक और शॉर्टकट दिया, हमने इतना बड़ा पुनेट स्क्वायर बनाया है, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, बजाय इसके कि हम इतना बड़ा पुनेट स्क्वायर बनाएं, हम प्रोबेबिलिटी के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं F2 की रेशियो को। प्रोबेबिलिटी के जरिए भी हम F2 की रेशियो को कर सकते हैं मालूम।
प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, इस पे हम प्रोडक्ट रूल को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि अगर आपने एक कॉइन फ्लिप किया है तो वो हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल में हम ये क्या करते हैं, जो बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना, वो तो है चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, ये किसी भी इवेंट के होने का चांस है। लेकिन जब आप बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की, तो प्रोडक्ट रूल पता है क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमिन, हम बेसिकली डिटरमिन कर सकते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं ऑफ टू डिफरेंट इवेंट्स, हम दो डिफरेंट इवेंट्स की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। हम दो डिफरेंट इवेंट्स का इकट्ठे होने के चांस को डिटरमिन कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम ना डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियोज को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जब आपने F2 देखी थी ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो उसमें 3/4 जो थे वो हमारे पास क्या थे, राउंड थे, और जो 1/4 थे वो हमारे पास रिंकल्ड थे। ये थी हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो F2 में। इसी तरह अगर आप येलो और ग्रीन को क्रॉस करवाएं ना इंडिपेंडेंटली, तो हमारे पास जो येलो की रेशियो आएगी, क्योंकि येलो डोमिनेंट है, तो येलो की रेशियो 3/4 आएगी, और ग्रीन की जो आएगी वो क्या आएगी, 1/4, ये आएगी हमारे पास। अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है, आपको पता है आपके पास 4 तरह के आई हैं फिनोटाइप्स। एक आपको मिला है राउंड येलो, उसमें एक कॉम्बिनेशन में राउंड ग्रीन है, एक कॉम्बिनेशन में जो है वो हमारे पास रिंकल्ड येलो है, और एक कॉम्बिनेशन जो है वो है रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 हमें कॉम्बिनेशंस मिले हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि सिंपली हमने रेशो फाइंड करनी है इनकी, वो कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से। अब राउंड की देखिए, राउंड की मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो रेशियो थी वो थी 3/4, और येलो की भी कितनी थी, 3/4। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल आया, 9/16। राउंड की रेशियो हमारे पास कितनी है, 3/4 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, और ग्रीन की कितनी है, 1/4। इनको मल्टीप्लाई कर दें, रिंकल्ड की 1/4 है, येलो की 3/4, मल्टीप्लाई कर दें, रिंकल्ड की भी 1/4 है और ग्रीन की भी 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 60/16, 3/16 और 1/16। हमारी जो रेशियो निकली है वो 9:3:3:1 निकली है, और यही क्रॉस की रेशियो है। वो इतना बड़ा पुनेट स्क्वायर डिवाइस करने की बजाय आप इनके इंडिविजुअल मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस की रेशियोज को मल्टीप्लाई करके भी डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो डिटरमिन कर सकते हैं। जब हमने F2 किया है, हमें ये 4 तरह के कॉम्बिनेशंस मिले हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनके मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस की जो F2 की रेशियो थी, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो रेशियो है वो निकल आएगी। ये था उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब उसके अंदर ना आप ये देखिए कि उसने डोमिनेंस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था मेंडल ने। डोमिनेंस रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, वी शुड हैव आइडिया ऑफ दिस टॉपिक। डोमिनेंस रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, अगर हम देखें तो सिंपली एक अलील का अपनी पार्टनर अलील के ऊपर जो इफेक्ट है ना, उसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप। एज वी नो कि हमारे अंदर एक ट्रेट की 2 अलील्स होती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। इन केस वो डिफरेंस हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो एक अलील का दूसरी अलील पर इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। बेटे व्हाट इज डोमिनेंस रिलेशनशिप, तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन जब हमारे पास दो डिफरेंट एलील्स आ जाएं एक ट्रेट के लिए पेरेंट से, तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि बेसिकली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम देखते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ वन अलील ऑन इट्स पार्टनर अलील, एक अलील का अपनी पार्टनर अलील पर क्या इफेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप्स। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था ना,
जो मेंडल था उसने तो बात की थी कंप्लीट डोमिनेंस पर। कंप्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि एक अलील दूसरी अलील के इफेक्ट को हेट्रोजाइगस कंडीशन में बिल्कुल सुप्रेस कर देती है। जो कंप्लीट डोमिनेंस है उसमें क्या होता है कि वन अलील, जो एक अलील है, वो क्या करती है कंप्लीटली क्या कर देती है, मास्क कर देती है बेसिकली इफेक्ट ऑफ अदर अलील। वो दूसरी अलील का इफेक्ट बिल्कुल मास्क कर देती है बेसिकली हमारे पास एक अलील। ये कंप्लीट डोमिनेंस है। और मेंडल के केस में ऐसा ही था ना, राउंड कंप्लीटली डोमिनेंट था ओवर रिंकल्ड। इसी तरह येलो कंप्लीटली डोमिनेंट था ओवर ग्रीन। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस है। मेंडल ने जितने भी ट्रेड स्टडी किए थे उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस ही शो की थी। लेकिन बाद में हमारे पास कुछ केसेस सामने आए जहां पर ऐसा नहीं था। एक केस है हमारे पास इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस की अगर आप बात करते हैं तो सिंपली इसमें क्या होता है कि नीदर ऑफ द अलील इज डोमिनेंट ओवर अदर। दोनों में से कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं है एक दूसरे पर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि नीदर ऑफ अलील्स इज डोमिनेंट। दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। बोथ एक्सप्रेस पार्शली, दोनों अपने आप को पार्शली एक्सप्रेस करती हैं। बोथ एक्सप्रेस पार्शली, दोनों अपना थोड़ा थोड़ा काम कर रही होती हैं। तो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एक डोमिनेंट होती है रिसेसिव होती है, तो हम एक को कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं और एक को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। लेकिन कॉरेंस ने इसको बेसिकली एक्सप्लोर किया वाइल वर्किंग ऑन 4 o'clock प्लांट। उसने देखा कि होता ये है, जब उसने किया ये, उसने ना प्योर जो थे रेड फ्लावर कलर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को क्रॉस करवाया वाइट फ्लावर कलर वालों से। अच्छा, उसको यही लग रहा था कि हम जो डोमिनेंट होगा F1 में वो ट्रेट आ जाएगा। लेकिन टू हिज सरप्राइज जो F1 आई उसका कलर पिंक था। एंड पिंक इज इंटरमीडिएट फिनोटाइप। पिंक इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। रेड एंड व्हाइट को मिक्स करें तो क्या आता है, पिंक। उसने कहा इट मीन्स कि दोनों ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस किया है। थोड़ा सा उसने भी एक्सप्रेस किया और उसने भी एक्सप्रेस किया, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ गई। दोनों में से कोई भी फुली डोमिनेट नहीं कर पाई एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दोनों ने पार्शियल अपना अपना एक्सप्रेशन दिया और उससे एक इंटरमिक्स्ड फिनोटाइप प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब उसने जब इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया ना, ये F1 जो आई उसको जब उसने करवाया सेल्फ फर्टिलाइज, देखें ये आ गई F1। जब उसने इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो आपको पता है 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, कुछ में R1 कुछ में R2। यहां पर भी ऐसा ही है। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ कि सिंपली ये R1 ये R2 गैमीट्स हम लिख लेते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज, यहां पर हम लिख लेते हैं जी मेल गैमीट्स। ठीक है, एक साइड पर मेल गैमीट्स लिख लें, एक साइड पर फीमेल गैमीट्स लिख दें। जब इनको मिलाएंगे, ये देखिए R1 R1 R2, यहाँ पर भी R1 R2, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करें, ये आपको खुद समझ आ जाएगा, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी इसकी आपको। बेटे देखिए जो उसका रिजल्ट आया ना, वो आया 1:2:1, फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक भी। यानी जो रेशियो आई वो ये आई 1 में रेड, 2 में पिंक और फिर 1 में व्हाइट। और जीनोटिपिक रेशियो भी देखे सेम है, ये होमोजाइगस रेड, ये हेट्रोजाइगस पिंक और ये होमोजाइगस व्हाइट। तो उसने कहा कि कोई भी अलील दूसरी के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो पा रही, तो इस केस में हम डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके साथ 1 और 2 का साइन लगा देते हैं। दोनों पार्शली एक्सप्रेस हो रही हैं, दोनों, कोई ऐसी नहीं है जो कंप्लीटली सुप्रेस्ड हो, कोई ऐसी नहीं है जो कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड हो। अच्छा, अब देखिए बेटे, फिर हमारे पास एक केस आया कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ये होता है कि बोथ अलील्स एक्सप्रेस कंप्लीटली। जो दो अलील्स है ना हेट्रोजाइगस कंडीशन में, बोथ अलील्स, जो दोनों अलील्स हैं, बोथ अलील्स एक्सप्रेस, वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं कंप्लीटली। ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करें,
कंप्लीटली एक्सप्रेस करती हैं और उनका एक्सप्रेशन भी अलग-अलग है। जैसे लेट सपोज के अलील 1 है, वो आपके पास बना रही है सब्सटेंस एक्स, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास लेट सपोज अलील 2 है, वो बना रही है सब्सटेंस वाई। तो सिंपली हमारे पास क्या है, दोनों ही सब्सटेंसेस बनेंगे, एक्स भी और वाई भी, दोनों डोमिनेंट है। इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस, और दोनों को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझें तो उन्होंने बताया हुआ है, ये जो है ना एमएन ब्लड ग्रुप, उन्होंने बताया है इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है जी एमएन ब्लड ग्रुप। जब आप एमएन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बेसिकली आपके पास लेट सपोज एल जीन होती है 2 फॉर्म्स में। ये हमारे पास एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप एम है, एंड शी मैरिज विद अ वुमन जिसका ब्लड ग्रुप एन है। तो यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पर भी गैमीट्स बनेंगे। इनके तमाम बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या आएगा बेटे, एम एन, ठीक है। ब्लड ग्रुप एम एन आएगा, दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगी अपने आप को जीन्स। उनके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एम एंटीजन भी बनेगा और एन एंटीजन बनेगा। और इसकी एग्जाम्पल हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। जैसे कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप आपने देखा है कि एबी होता है, तो हम इसको आगे डिटेल में स्टडी भी करेंगे। लास्ट जो बेटे हमारे पास टाइप आती है इसकी, वो है ओवर डोमिनेंस। तो जब आप ओवर डोमिनेंस की बात करते हैं तो ओवर डोमिनेंस में ये होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील अपनी रिसेसिव एलील के इफेक्ट को सुप्रेस करने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्सीड कर देती है, ठीक है। सिंपली क्या है कि इस केस में ये होता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो ये करती है, डोमिनेंट एलील एक्सीड्स, वो एक्सीड कर देती है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। बेटे हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो वो है बेसिकली डोमिनेंट एलील क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को एक्सीड कर देती है टू सुप्रेस रिसेसिव एलील, ताकि वो रिसेसिव एलील को सुप्रेस कर सके। और हम इसको क्या बोलते हैं, ओवर डोमिनेंस। फॉर इंस्टेंस मैं आपको इजी सा समझाती हूँ। लेट सपोज कि ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये बेसिकली किसको डिनोट करता है, रेड आई कलर को, ये डोमिनेंट है। स्मॉल डब्ल्यू व्हाइट के लिए है और ये क्या है, रिसेसिव। अगर ये दोनों इकट्ठी आ जाएंगी तो कलर वुड बी ब्राइट रेड, वो कलर जो है वो रेड की बजाय ब्राइट रेड हो जाएगा। इट मीन्स के अलील क्या है, ओवर डोमिनेंस शो कर रही है। और इसके साथ फिर हम इसलिए प्लस का साइन यूज करते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये डोमिनेंट है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप। अगर हम इनको देखें तो ये सारे हमारे पास बेसिकली डोमिनेंस रिलेशनशिप्स हैं, और इनको हमने कंफ्यूज नहीं करना एपिस्टेसिस से। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो दो अलील्स आती हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ पेरेंट से, अगर वो डिफरेंट हो तो वो किस तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। एक ना कंडीशन इसके पैरेलल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो कि एपिस्टेसिस होता है एक कंडीशन। एपिस्टेसिस जो होता है ना, वो रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स होता है। इसके अंदर दो डिफरेंट जीन्स एक दूसरे को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू जीन्स जो बिल्कुल अलहदा लोकेटेड हैं, बिल्कुल अलग उनका काम है, तो रिलेशनशिप बिटवीन टू जीन्स जो होता है ना, वो एपिस्टेसिस होता है। अच्छा, अब आप बेटे आ जाएं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे, मल्टीपल एलील्स, ठीक है। पीएमडीसी ने डायरेक्टली मल्टीपल एलील्स इस टॉपिक में, यानी हमारा जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन वो क्योंकि बेसिकली एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस की, तो इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। यानी हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली करना है, तो आपने भी इसको लाजमी देखना है। अब हम देखने लगे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ना एक्चुअली में एग्जाम्पल है आपकी मल्टीपल अलील्स की। जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स की। इसमें ये होता है, अगर हम देखें तो हम नॉर्मली देख रहे हैं कि एक जीन की एट दो फॉर्म्स तो होती हैं ऑल्टरनेटिव, लेकिन कुछ केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एक जीन है ना, वन जीन हैज, उसके पास है बेसिकली मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स।
उसकी मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं पॉपुलेशन में। एक इंडिविजुअल में उनमें से कोई सी 2 ही होंगी, एक इंडिविजुअल में कोई सी 2 ही होंगी, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में एक जीन की 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स अगर मौजूद हों, ठीक है, वो अप टू 300 हो सकती हैं, तो हम उनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। अगर एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ज्यादा है पॉपुलेशन में 2 से, ठीक है, 3 है और मैक्सिमम अप टू 300 है, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स की एक जो एग्जाम्पल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारे आई जीन होती है, आई जीन होती है क्रोमोसोम 9 पर, ठीक है, क्रोमोसोम 9 पर आई जीन लोकेटेड है। जो आई जीन होती है इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक तो इसकी रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल आई, और एक इसके अंदर 2 डोमिनेंट फॉर्म्स हैं, एक ए और एक बी। ये जो बेसिकली बनती है ना मल्टीपल एलील्स, ये किससे बनती हैं? ये बनती हैं म्यूटेशन से। जब म्यूटेशन आती है तो पॉपुलेशन में न्यू जीन्स होती हैं प्रोड्यूस। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इसकी एग्जांपल है, जिसको डिस्कवर किया लैंडस्टाइनर ने। लैंडस्टाइनर जो है उसने बेसिकली क्या किया, डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन इसकी जो जेनेटिक्स है कि इसके पीछे कौन सी जीन है और इसकी क्या जीनोटाइप्स हैं, उसको एक्सप्लेन किया बर्नस्टाइन ने। जो बर्नस्टाइन है साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक्सप्लेन्ड जेनेटिक्स। उसने एक्सप्लेन किया जेनेटिक्स को ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास देखते हैं कि क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए, इसको समझने के लिए ना हम इजी सा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसको हम टेबल से इसको समझ पाएंगे। आप देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप्स कितनी है, क्योंकि एमसीक्यू भी इसी तरह ही आते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हम एक साइड पे लिखेंगे इसकी जीनोटाइप्स। एक साइड पे हम लिखते हैं कि जीनोटाइप्स कौन कौन सी हैं इसमें। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते हैं। जीनोटाइप देखते हैं, एक साइड पर हम देखते हैं इसकी फिनोटाइप, एक साइड पर हम देखते हैं एंटीजेंस को, एक साइड पर हम देखते हैं एंटीबॉडी को, ठीक है। एक साइड पर हम देखते हैं कि इसके डोनर कौन हो सकते हैं, और एक साइड पर हम देखते हैं कि इसके पॉसिबल रेसिपिएंट कौन से हैं, ठीक है। अब ये देखिए, तो बात सिंपल सी है। देखिए, एक पर्सन की जीनोटाइप ये भी हो सकती है और ये भी पॉसिबल है कि उसके अंदर दोनों ए जीन्स, और पॉसिबल है कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। इन दोनों सिचुएशंस में पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। इट मींस कि उसके सरफेस पे जो एंटीजन बनेंगे वो क्या होंगे, ए। अगर जीनोटाइप ये हो, दोनों बी जीन्स हैं या एक बी है और एक रिसेसिव आई है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, और एंटीजन भी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे क्या मौजूद होगा, बी। फिर अगर आप देखें कि ये दोनों इकट्ठी आ जाएं, तो ब्लड ग्रुप होगा बेसिकली ए बी, और एंटीजेंस भी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे दोनों होंगे ए बी और बी बी। ये कोडोमिनेंस का केस है। अगर दोनों रिसेसिव आ जाएं, तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा ओ, और इस केस में कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो एंटीजन हमें एब्सेंट होता है ना, उसकी नेचुरली एंटीबॉडी मौजूद होती है। जो एंटीजन एब्सेंट होता है उसकी नेचुरली क्या मौजूद होती है, एंटीबॉडी। इट मींस कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आप में एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है और एंटीजन बी है, तो आपके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। इन द एब्सेंस ऑफ एन एंटीजन उसकी क्या मौजूद होती है, एंटीबॉडी, यहाँ पर ए। अगर दोनों एंटीजेंस मौजूद हैं तो फिर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी, और अगर दोनों ही एब्सेंट है तो इट मींस के दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। अब देखें, बेसिकली अगर आप देखें तो एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट एंटीजन। यानी अगर आप देखें तो सिंपली ये रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजेंस है, ठीक है।
जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इन एंटीजेंस के साथ बाइंड करती हैं और इनको इग्लूटिनेट कर देती हैं, इनकी क्लम्पिंग करवा देती हैं। अब क्या रोल है बेसिकली एंटीबॉडी का? एंटीबॉडी में ये होता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपको ब्लड ग्रुप बी लगा दिया गया है, तो आप में ऑलरेडी क्या मौजूद है? बी एंटीबॉडीज। वो डोनर के ब्लड सेल्स के सरफेस पे मौजूद एंटीजेंस के साथ बाइंड करेंगी और बाइंड करके क्लम्प क्लॉट बना देंगी और ब्लड फाइन कैपिलरीज के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाएगा और ब्लड रिजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो ब्लड ग्रुप है ना वो एक्सप्रेस हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये बिफोर बर्थ, आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही आपका ब्लड ग्रुप डिटरमिन हो जाता है। ब्लड ग्रुप जो है यानी ये एंटीजेंस रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे जैसे ही ब्लड सेल्स बनते हैं बनना शुरू हो जाते हैं। और जो एंटीबॉडीज होती हैं अगर आप बात करें तो एंटीबॉडीज जो हैं वो फ्यू मंथ्स लेटर बर्थ, ठीक है, पैदाइश के कुछ मंथ बाद जो है क्या होता है? एंटीबॉडीज भी बनना शुरू हो जाती हैं। एक पर्सन का ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता, फॉर होल लाइफ वो सेम रहता है। ठीक है, फ्यू मंथ्स लेटर ये बनना शुरू हो जाती है। अब आपके पास क्या होता है? अगर हम देखें तो ए बी ब्लड ग्रुप को चेक करें। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इट मीन्स कि जब भी ये ब्लड किसी से लेंगे तो इनके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं है जो रिएक्ट करें। ठीक है, जिसकी वजह से ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं और इनके साथ एक हम टर्म लगा देते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं जो कि रिएक्ट करे डोनर के साथ। और अगर आप ओ को देखें तो इसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस क्लियर है, कोई एंटीजन ही नहीं है। एंटीबॉडीज रिएक्ट करती हैं एंटीजेंस के अगेंस्ट, इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है। तो ये किसी को भी ब्लड दें उसकी एंटीबॉडीज इनके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो ओ वाले होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। आगे इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव की भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन हम पहले उसको भी देखेंगे, पहले यहां से देखें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पास ये जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं ये किसके कंपैटिबल डोनर हैं, ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं ए को और साथ में ए बी को। बी वाले कंपैटिबल डोनर किसके लिए हैं? बी के लिए और ए बी के लिए। ए बी वाले किसको ब्लड दे सकते हैं? ओनली ए बी को, क्योंकि इनकी ब्लड सेल्स की सरफेस पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो ये सिर्फ ए बी वालों को दे सकते हैं, क्योंकि अगर ए या बी को देंगे तो उनमें तो मौजूद है एंटीबॉडीज। और ओ वाले जो हैं वो एज डोनर किस किस को दे सकते हैं ब्लड? वो ए को भी दे सकते हैं, वो बी को भी दे सकते हैं, वो ए बी को भी दे सकते हैं, वो ओ को भी दे सकते हैं। ब्लड सेल्स की सरफेस खाली है, कोई है ही नहीं एंटीजन एंटीबॉडी, जो एंटीजन ही नहीं है कि एंटीबॉडी रिएक्ट करे। ये अब रेसिपिएंट, अब आप ये देखिए कि हम देखते हैं कि डोनर एज डोनर तो ये वाले जो हैं वो ए को भी ब्लड दे सकते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप खुद ए है, ए बी को भी दे सकते हैं। अब ये ब्लड ग्रुप रिसीव किससे कर सकते हैं? ये रेसिपिएंट किस किस के हो सकते हैं? तो ये ब्लड ग्रुप रिसीव किस किस से कर सकते हैं? तो ए से रिसीव कर सकते हैं और ओ से। ये बी से रिसीव कर सकते हैं और ओ से। ये वाले रिसीव कर सकते हैं ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। ये सबसे रिसीव कर सकते हैं। और ये सिर्फ किससे रिसीव कर सकते हैं? ओ से, क्योंकि एंटीबॉडीज दोनों है ना इनमें, सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। तो ये इनकी कंपैटिबिलिटी है, आपने ये देख लेना है कि बेसिकली हमारे पास ये सारे हैं ब्लड ग्रुप्स। अब इसमें से एमसीक्यू किस तरह आ सकता है तो वो आपने देख लेना है कि एमसीक्यू में वो क्या क्या पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, वो ये पूछ सकते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में टोटल जीनोटाइप्स कितनी होती हैं? 3 एलील्स हैं, तो जीनोटाइप्स आप देख सकते हैं टोटल 6 हैं, ये 6 हैं। फिनोटाइप्स कितनी हैं? 4 हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपने इसके अंदर देख लेनी है। मोर ओवर वो ये पूछ लेते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ये है और फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? या अगर फादर का ब्लड ग्रुप लेट्स सपोज ए बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनके बच्चों में आगे कौन सा ब्लड ग्रुप है जो नहीं हो सकता? थोड़ी सी आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। मैं ना थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये किस तरह आ सकता है? देखिए लेट्स सपोज वो कहते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो लेट्स सपोज बी है,
तो देखिए इस कॉम्बिनेशन में बच्चों का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं आ सकता, कभी भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आ सकता बच्चे का ब्लड ग्रुप। इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी ए नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए दो तरह के गैमीट्स बनेंगे ना इधर, ये ठीक है। तो ये देखिए या तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है ए बी, या फिर बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है बेसिकली बी। तो इस तरह वो पूछ सकते हैं कि वो आपको जो पेरेंट्स हैं उनकी जीनोटाइप दे सकते हैं कि फादर की ये है, मदर की ये है, बताएं इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये सारी सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए कि किसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। अब अगर एक भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं आ सकता, क्योंकि ओ के लिए क्या चाहिए, दोनों रिसेसिव एलील्स। ठीक है, इस तरह का एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये आपने देख लेनी है चीजें। और सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशंस कब हो सकते हैं, अगर जो बेसिकली आपके पास लेट सपोज के फादर का ब्लड ग्रुप ए हो और मदर का बी हो और वो दोनों हेट्रोजाइगस हो। ठीक है, तो देखिए दो तरह के गैमीट्स बनेंगे यहाँ, और यहाँ पर भी दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये इससे मिलता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी, ये इससे मिलता है तो ब्लड ग्रुप ए, ये इससे मिलता है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर ये दोनों मिलते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ओ। तो अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस ए और बी हों तो उनके बच्चों में चारों तरह का ब्लड ग्रुप आने का चांस होता है। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि हेट्रोजाइगस ये वाली कंडीशन है जिसमें सबसे डाइवर्स ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो सिंपली ये तो आ गए हमारे पास ब्लड ग्रुप। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, उसमें भी हम देखते हैं, देखिए आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हम देखेंगे बेसिकली आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनदर एंटीजन, जो आरएच एंटीजन है। लैंडस्टाइनर ने सबसे पहले डिस्कवर किया बेसिकली आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को रहीसस मंकी में। ठीक हो गया बच्चे, रहीसस मंकी में डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम आरएच एंटीजन है। यानी अलोंग विथ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो आरएच एंटीजन है ना, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर भी हम ब्लड ग्रुप को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं आगे टाइप्स में। देखिए कैसे, आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको कहेंगे आरएच पॉजिटिव, और अगर आरएच एब्सेंट है तो वो आरएच नेगेटिव। इट मींस कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएच एंटीजन भी मौजूद है तो ए पॉजिटिव, इसी तरह बी पॉजिटिव, और इसी तरह ए बी पॉजिटिव, और इसी तरह ओ पॉजिटिव। सेम अगर एब्सेंट है तो साथ में लग जाएगा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, और फिर ओ नेगेटिव। ठीक है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन हो गई, ये वाले आरएच पॉजिटिव हो गए और ये वाले क्या हो गए आरएच नेगेटिव। अब आप ये देखिए कि अनलाइक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जहां पर एक एंटीजन की एब्सेंस में ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडी मौजूद होती है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऐसा नहीं होता। यानी इसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो सिर्फ तब बनती है अगर एक्सपोजर हो उसका एंटीजन की तरफ। एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड बाय एक्सपोजर टू एंटीजन। एंटीबॉडी सिर्फ तब बनती है जब उसका एंटीजन के खिलाफ एक्सपोजर हो, सिर्फ तब भी बनती है। अगर एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी है वो सिर्फ तब बनती है जब उसका एक्सपोजर हो टू एंटीजन, नेचुरली मौजूद नहीं होती। इट मींस कि कभी भी पॉजिटिव डोनर कंपैटिबल नहीं है नेगेटिव के लिए। यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और आप नेगेटिव वालों को लगा दें जिनमें आरएच एंटीजन है ही नहीं, तो उनके लिए आरएच एंटीजन जो मौजूद है सरफेस पे वो तो नई चीज है, उनके लिए तो कोई फॉरेन इन्वेडर है। फॉरेन इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडी बनेगी और रिजेक्शन हो जाएगी। तो कभी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव के लिए कंपैटिबल डोनर नहीं होता, वो उसके लिए कभी भी कंपैटिबल डोनर नहीं होता। हाँ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं क्योंकि इनकी ब्लड सेल्स पे होता ही नहीं एंटीजन। अच्छा, अब ये देखिए इसकी जेनेटिक्स क्या है।
इस ब्लड ग्रुप की अगर आप जेनेटिक्स देखें कि इसकी जेनेटिक्स क्या है, तो सिंपली 3 जीन्स हैं, एक सी, एक डी और एक ई, जो कि आरएच एंटीजन की फॉर्मेशन को एनकोड करती हैं, जिनमें से प्राइमरी इंपॉर्टेंस है डी की। डी इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। सी और ई ऑल्टरनेटिवली मौजूद होती हैं, यानी किसी में सी किसी में ई। डी प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है और जो डोमिनेंट जीन है वो एंटीजन बनवाती है। तो इट मीन्स कि अगर किसी की जीनोटाइप ये हो तो भी वो पॉजिटिव होगा, अगर ये हो तब भी वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर दोनों रिसेसिव आ जाएं तो वो नेगेटिव होगा, उसमें आरएच एंटीजन नहीं बनेगा। इन केस इफ अ वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, शी मैरीज टू अ मैन जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इनके सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप आ जाएगा पॉजिटिव। अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मैन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इनके बच्चों का सबका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। अगर फादर पॉजिटिव है लेकिन वो हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है, इस तरह, यानी हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है, तो उसमें ये 2 तरह की जीन्स बनेंगी, मदर में तो एक ही तरह की बन रही है। तो 50% बच्चों 50% चांस है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और 50% चांस है कि नेगेटिव होगा। दोनों कंडीशन आ सकती हैं। इन केस अगर एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखने वाली विमेन जो है मैरिज टू अ मेल जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और वो एक बच्चा कंसीव कर लेती है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव, तो देखिए ये है मेटरनल ब्लड सर्कुलेशन, ये मदर की ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, और ये है फीटस, दोनों के दरमियान में है प्लेसेंटा। बच्चा उसने कंसीव किया है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का अपना ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। जैसे ही बच्चे के अंदर ब्लड सेल्स बनना शुरू हुए, जैसे ही बच्चे के अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हुई जिन पे आरएच एंटीजन मौजूद है, ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज बनना शुरू हुए, तो बाय चांस वो क्या करते हैं? दे क्रॉस प्लेसेंटा एंड एंटर मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन। बच्चे के सेल्स जिनकी सरफेस पे आरएच एंटीजन भी मौजूद है, जब वो बने, ठीक है, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर की बॉडी में चले गए। अब मदर की बॉडी नेगेटिव है, उसके लिए आरएच एंटीजन तो बिल्कुल नई चीज है, तो वो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और वो इसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देगी? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। फौरन से मदर की बॉडी में जैसे ही बच्चे के सेल्स आए तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, उसकी रिकॉग्नाइज करेगी और एंटीबॉडीज बनाएगी। जैसे ही एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी तो बच्चे के जो भी सेल्स आए थे मदर की बॉडी में वो उनको तो डिस्ट्रॉय कर देगी। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ब्लड सेल्स बने और उन्होंने क्या किया? क्रॉस्ड प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके माँ के ब्लड में चले गए। माँ की बॉडी में एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने उनको ब्लॉक किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मुमकिन है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये प्लेसेंटा क्रॉस करके अब बच्चे के ब्लड में आ गई। अब जब ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में आ गई, ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज हैं जब ये बच्चे के ब्लड में आएंगी तो ये क्या कॉज करेंगी? हीमोलिटिक रिएक्शन। अब ये फीटस के अंदर आ गई हैं तो उसके रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना शुरू कर देंगी, जिसको हम हीमोलिटिक रिएक्शंस कहते हैं। आरबीसीज की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जब आरबीसीज ब्रेकडाउन होंगे तो बच्चे को क्या होना शुरू हो जाएगा? अनीमिया, अनीमिया हो जाएगा बच्चे को। एम्ब्रियोनिक लाइफ में लीवर और स्प्लीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं। ब्लड सेल्स की कमी है, उन पे प्रेशर होगा, लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसको हम हेपेटाइटिस बोलेंगे, क्योंकि लीवर और स्प्लीन पर इतना लोड बढ़ गया है, बच्चे के सारे रेड ब्लड सेल्स टूटते जा रहे हैं, ठीक है। तो लीवर की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। बच्चे को अनीमिया भी हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया। रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, उनमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन टूटने से बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन बच्चे में जमा हो जाएगा, उसकी स्किन में येलो हो जाएगी पूरी स्किन, आईज, इस कंडीशन को हम ज्वाइंटस कहेंगे, बच्चे को ज्वाइंटस भी हो जाएगा, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो लीवर है वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल रिलीज करने लग जाएगा,
लीवर जो है वो क्या करेगा, रिलीज इमेच्योर आरबीसीज। इमेच्योर आरबीसीज को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट। मेच्योर को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इमेच्योर को एरिथ्रोब्लास्ट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, कि बच्चे के अंदर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स रिलीज होना शुरू हो गए हैं, वो इस कदर मजबूर हो गए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये क्यों हुआ, फीटल मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी, बच्चे की माँ के साथ ब्लड ग्रुप में कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से इतना सवेयर रिएक्शन हुआ, फीटल मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। अब इस तरह के केसेस में जब बच्चा पैदा होता है तो देखिए उसको इतनी चीजें हैं, तो या तो स्टिल बर्थ होती है, वो अलाइव ही नहीं होता, इतना कुछ उसके साथ प्रेगनेंसी के दौरान ही हो गया होता है, ठीक है, या तो स्टिल बर्थ होती है, या तो स्टिल बर्थ होती है, और अगर वो बच भी जाए तो फिर क्या होता है, उसको स्वेयर ये सारी बीमारियां होती हैं, तो उसके ब्लड को फौरन जो है ना, ब्लड इज रिप्लेस, जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके ब्लड को रिप्लेस किया जाता है विद आरएच एंटीबॉडी, विद आरएच एंटीबॉडी फ्री ब्लड, फौरन उसका ब्लड एक्सचेंज कर दिया जाता है ऐसी ब्लड से जिसमें कोई आरएच एंटीबॉडी ना हो। अब बेटे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ना इसका रिस्क कम है, अगर हम देखें तो अगर इस तरह की कोई इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप होती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो रिस्क है वो कम है, क्योंकि मदर की बॉडी नईव है, उसने अभी पहचाना नहीं, टाइम लगता है, थोड़ी सी एंटीबॉडीज बनी है। लेकिन जब बर्थ होती है, प्लेसेंटा डिटेच होता है, तो बहुत सारी मदर की बॉडी में रह जाते हैं ब्लड सेल्स फीटस के, तो फिर वो एंटीबॉडीज बनाती है, उनको मेमोरी सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है ना, एट हायर रिस्क, उसमें ये सब होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उसके लिए ये किया जाता है, आफ्टर बर्थ मदर को इंजेक्शन लगा दिया जाता है आरएच एंटीबॉडीज का, यानी बजाय इसके कि मदर का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो और वो एंटीबॉडीज बनाए, इसके अंदर हम मदर को ना एक आरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगाते हैं। उससे ये होता है कि जब हम उसको आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देते हैं तो सिंपली, एक मिनट, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो बजाय इसके कि मदर की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाए, तो वो जो आरएच एंटीबॉडीज हमने इंजेक्ट की हैं वो क्या कर देती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं फीटल सेल्स को बजाते खुद। जो फीटल सेल मदर की ब्लड में रह गए हैं ना ड्यूरिंग डिलीवरी, वो इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं फौरन, ताकि मदर की बॉडी खुद एक्शन ना ले। एक और सिचुएशन है जो माइल्ड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, माइल्ड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, वो स्वेयर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी से बचा लेती है बच्चे को, ठीक है, कैसे, देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, लेट्स सपोज मदर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो जैसे ही बच्चे के ब्लड ग्रुप मदर की बॉडी में जाएंगे तो मदर की बॉडी में ऑलरेडी कौन सी एंटीबॉडी है, ए, ऑपोजिट होता है ना, तो बच्चे के जो भी सेल्स एंटर हुए हैं वो फौरन उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसमें ना ये होगा कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी है, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि फौरन बच्चे के जो भी सेल्स मदर के ब्लड में आएंगे ना, तो क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप बी है और इसका ए है और मदर के ब्लड ग्रुप में ऑलरेडी ए एंटीबॉडीज हैं, तो बच्चे के जो सेल्स मदर की बॉडी में आएंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, आरएच एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं। तो एक माइल्ड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है ना, वो स्वेयर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी से बचा लेती है। नेगेटिव पॉजिटिव वाला खेल ही नहीं चलता, उधर ही फीटस के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्वेयर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी से क्या हो जाती है, सेफ्टी थोड़ी सी। ये हमारे पास है बच्चे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। अब हमने चलना है सेकंड पार्ट की तरफ इसके, जो कि है जीन लिंकेज।